इसका डायग्राम बच्चों मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा टाइम लगता है। A parallel plate capacitor of the capacitance 90 picofarad is connected to a battery of 20 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको इन्होंने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ओके। और उसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा था, 90 पिकोफैराड, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पहले नहीं थी बच्चों ना। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू, ये K इक्वल टू 5/3 का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें मटेरियल फिल कर दिया, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज विल बी। पहली बात तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना बच्चों, ये गलत वर्ड है, यहाँ पे होना चाहिए बाउंड चार्ज। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो सरफेसेस पे चार्ज आता है ना बच्चों, वो बाउंड चार्ज होता है, वो इंड्यूस नहीं होता। कंडक्टर के केस में इंड्यूस चार्ज बोल सकते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जाते हैं, सरफेसेस पे आ जाते हैं, वो ये चार्ज फ्री चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों जेईई मेन वालों का, कि उन्होंने इंड्यूस चार्ज बोला है, बाउंड चार्ज बोलना चाहिए ना। डाइलेक्ट्रिक की स्लैब जो होती है ना बच्चों, उसके सरफेस पे जो चार्ज आता है वो बाउंड चार्ज होता है, ओके। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को और आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बाउंड चार्ज मतलब दैट इज नॉट अ फ्री चार्ज। क्यों नहीं है फ्री चार्ज, इसको पढ़िए समझिए। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक के लेक्चर देखो तो उसमें इस चीज को ढूंढना कि बाउंड चार्ज क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। तो देखो पहले जो कैपेसिटेंस था ना वो 90 पिकोफैराड था, 90 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर था, ठीक है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 90 इंटू 5/3 के बराबर, मतलब ये 150 पिकोफैराड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों नया कैपेसिटेंस। अब नया कैपेसिटेंस हो गया तो इस पर जो चार्ज आएगा ना बच्चों, जो चार्ज आएगा वो आएगा C इंटू वी के बराबर, मतलब 150 इंटू 20 पिको कूलॉम के बराबर, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहां से बच्चों 3000 आ रहा होगा ना, तो 3 नैनो कूलॉम के बराबर आ जाएगा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो होगा ना बच्चों वो 3 नैनो कूलॉम के बराबर होगा, ठीक है। ये तो कैपेसिटर पर चार्ज आ गया। बच्चों आपको यहां पे पता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना अंदर, ठीक है, इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे E की वैल्यू जो आएगी, E की वैल्यू जो होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता ना बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दे रखा है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बाई K के बराबर। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप ये कहते हो कि देखिए इसके सरफेस पे माइनस का Q चार्ज आ गया होगा यहाँ पे, और इस वाले सरफेस पे प्लस का Q चार्ज आ गया होगा। तो आप लिखते हो कि इनकी वजह से जो फील्ड आ रहा है उसमें से हम इनका फील्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो सरफेसेस पर बाउंड चार्ज आया होता है ना वो रिजल्टेंट को घटा देता है, मतलब ना अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता वो एयर में आता, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेसेस पर बाउंड चार्ज आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बाउंड चार्जेस का, वो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा होता है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आना चाहिए था वो आना चाहिए था Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बाउंड चार्ज का जो फील्ड होगा ना बच्चों वो होगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा बाउंड। लेकिन इन्होंने हमें चार्ज पूछा है, इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पूछा, तो हम क्या करेंगे सिग्मा इंटू A कर देंगे और नीचे भी A कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास वो जो सरफेस पे जो चार्ज आ रहा होगा ना, बाउंड चार्ज जो आ रहा होगा वो Q आ गया हमारे पास ना, सिग्मा इंटू A जो होगा ना ये हमारे पास वो चार्ज हो गया जो इसके सरफेस पे आ रहा होगा जो हमें इन्होंने पूछा है, ये बनेगा बच्चों। तो हम बेसिकली किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से लिख सकते हैं, जो वैक्यूम में आता दैट डिवाइडेड बाई K कर दो, या फिर जो वैक्यूम में आया है उसमें से जो चार्जेस बाउंड चार्जेस आए हैं उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको माइनस कर दो, दोनों फील्ड बराबर होने चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड ये होता, उसी चीज को मैंने दोबारा दूसरी तरीके से लिखा कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो फील्ड यहाँ पे ये होता। इस डाइलेक्ट्रिक ने अपना एक फील्ड आया है डाइलेक्ट्रिक का अपने अंदर, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट फील्ड आ जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। मुझे Q की वैल्यू पता करनी है, A एप्सिलॉन नॉट बच्चों में उड़ा दूंगा, ये उड़ा दिया मैंने। कैपिटल Q मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे स्मॉल q की वैल्यू पता करनी है, तो स्मॉल q की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो Q माइनस का Q डिवाइड बाई K के बराबर आ जाएगी। K की वैल्यू बच्चों 5/3 पुट कर दो तो ये 3/5 हो जाएगा, मतलब 2Q डिवाइड बाई 5 के बराबर हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें पता है बच्चों 3 नैनो कूलम के बराबर थी, दैट डिवाइड बाई 5, तो ये 6 नैनो कूलम डिवाइड बाई 5 मतलब 1.2 नैनो कूलम के बराबर आ जाएगा बच्चों। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अमेजिंग सा एक प्रश्न था बच्चों, मतलब बहुत ही, ये लग रहा है जेईई मेन का क्वेश्चन है,
किसी भी मायने से। जेई मेन क्या, जेई एडवांस क्या, ये क्वेश्चन जो एडवांस के लिए भी पूछा जा सकता था। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जो अगर डाइलेक्ट्रिक में जो बच्चा जरा सा भी डगमगा रहा होगा ना, वो बच्चा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ये बच्चों जेई मेन 2018 का क्वेश्चन था। तो अब आपको यहाँ पे बच्चों बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि यार मेरे को ये कॉन्सेप्ट सीखना है। मतलब ना, ये बाउंड चार्ज क्या होता है, ये जो सर ने ये फॉर्मूला लगाया, क्या ये मेरे को ही नहीं आता या बाद बाकी किसी को नहीं आता होता है ना। ये सब चीजें आपको समझनी है बच्चों ना। ये अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आए, मतलब आपको आता ही नहीं है, मतलब ना डाइलेक्ट्रिक वाला फंडा जो है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका 1.2 नैनो कूलम आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। जेई मेन ऑनलाइन 2018 में आया था ये, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो इज। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। कई बार मैंने देखा है कि वैसे तो इक्विवेलेंट वाले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन मैंने बच्चों को सफर करते हुए देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन के थ्रू उन बच्चों का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। बच्चों जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो ना, इस वाले क्वेश्चंस को करने का एक सबसे सही तरीका होता है, उनको सर्किट को रीड्रॉ कर लो। देखो ए और बी तो मार्क कर ही रखे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सी मार्क कर देना। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इसको भी सी बोल देना। अब यहाँ पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो इस पॉइंट को मैं डी बोल दूंगा। इसको भी बच्चों मैं डी बोल दूंगा, ये भी डी कहलाएगा, ठीक है। ये डी हो गया, ये भी बच्चों डी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ नहीं है। बाद बाकी ये वाला पॉइंट तो बच्चों बी कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट भी डी कहलाएगा, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, सर्किट को रीड्रॉ करो। ए पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पे, एक पॉइंट बच्चों बी मार्क कर लो। ए के पास में बच्चों सी पॉइंट मार्क कर लो। मैंने कहा ठीक है, सी मार्क कर लेते हैं। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा देते हैं वही लो। ए और सी के बीच में 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखो ये वाला भी सी और डी के बीच में, ये वाला भी सी और डी के बीच में, ये वाला भी सी और डी के बीच में। तीनों पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे ये? यस। तो 5 और 5 और 2 12, तो इनका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना बच्चों 12 ए के साथ ही लगा दो, अलग अलग मत लगाओ, ठीक है। उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हो गया। तीनों कैपेसिटर कवर हो गए, ये वाला हो गया। डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, मतलब ये भी दोनों पैरेलल में हो गए, नहीं हो गए ये दोनों, ये वाला और ये वाला। तो 4 और 2 6, एक कैपेसिटर और लगा दो बच्चों। ये डी वाला पॉइंट हो गया, 6 माइक्रोफेराड एक और लगा दिया। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये 6 और 6 का 3 आ जाएगा, और 12 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बना दो, तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों 3 × 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 12। तो ऊपर 36 आ रहा होगा, नीचे 15 आ रहा होगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 2.4 माइक्रोफेराड के बराबर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा बच्चों ना सी इक्विवेलेंट का ना, 2.4 माइक्रोफेराड के बराबर। डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ही कराना था मुझे, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं कराना था। बड़े आराम से बच्चों इससे आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। जेई मेन ऑनलाइन 2018 में एक और क्वेश्चन आया था बच्चों। अच्छा, 2019 से बच्चों ये मल्टीपल पेपर आना स्टार्ट हुए थे। उससे पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन का सिंगल ही पेपर होता था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाले ज्यादा क्वेश्चन है। A parallel plate capacitor with area 200 centimeter square and separation between the plate 1.5 centimeter is connected across a battery of EMF V. ठीक है भाई। If the force of attraction between the plate is this, then the value of V is approximately. अच्छा, force of attraction अगर आपको याद हो तो मैंने जो वीडियोस अपलोड किए ना इसके जो प्रैक्टिस के लिए जो अपलोड किए, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की है बच्चों। अगर इस पर क्यू चार्ज होता है और इस पर माइनस का क्यू चार्ज होता है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है ना, वो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर लग रहा होता है। क्यों लग रहा होता है ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर फोर्स इनके बीच में लग रहा होता है। क्यू की वैल्यू बच्चों हमें पता है कि वो सी इंटू वी के बराबर होती है, तो फोर्स को आप वी के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने वी के टर्म्स में बात करने को बोला है हमें ना। तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओ वाओ, ये बनेगा। और इसकी वैल्यू हमें इन्होंने 25 इंटू 10⁻⁻⁶ दे रखी है। क्या क्या दे रखा है बच्चों? प्लेट का एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है। ओके, सी की वैल्यू बच्चों वो फॉर्मूला पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। ओके, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁶। एक एप्सिलॉन नॉट ए उड़ा देना, एप्सिलॉन नॉट ए उड़ा दिया मैंने, ठीक है। ये बन गया बच्चों। अब v की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कर दो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू डी कितना है बच्चों? सेपरेशन 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 3/2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर में दे रखा था ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। एप्सिलॉन नॉट
8.85 इंटू 10⁻⁻12, यही बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाती है, इंटू एरिया 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4। ठीक है भाई, ये बन गया बच्चों हमारे पास गंदा गंदा सा एक्सप्रेशन। 10⁻4 से 10⁻4 उड़ा दिया मैंने, मेरा काम उड़ा देने का, उड़ा डाला इसको। ओके अच्छा, इसको करीब करीब 9 मान लेता हूँ और इसको 3 का स्क्वायर जो है ना इससे उड़ा देता हूँ। ठीक है, आपने कहा सही है सर, उड़ा दो, सब उड़ा दो सर आप तो। बच्चों इसको 100 से उड़ा देता हूँ, उड़ा दिया। और क्या क्या बच्चों बच्चों, ये 100 और 10⁻12 और ये 6, तो 10⁻⁻4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो v स्क्वायर बच्चों हमारे पास पता है कितना आ गया, ऊपर 25 है, 10⁻4 भी ऊपर ले जाओ, और क्या बच गया बच्चों यहाँ पे, कुछ बचा क्या, ये 2 बच गए, 4 बच गए यहाँ पे ना, ये बच गए। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो v की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, करीब करीब बच्चों 250 वोल्ट के बराबर। कोई ऑप्शन है क्या? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा तुम देख रहे हो 2019 से मतलब 20 से पहले वाले, जो कोरोना से पहले वाले क्वेश्चंस में कुछ दम होती थी, थोड़ी सी तो लग रही है ना, ज्यादा नहीं तो। फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा अगेन जेईई मेन ऑनलाइन 2018 का एक और क्वेश्चन, बढ़िया सा दिख रहा है भाई, ये तो खूब खतरनाक सा दिख रहा है, बढ़िया सा क्या खतरनाक सा दिख रहा है। देखते बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अ कैपेसिटर C1 1 microfarad is charged up to a voltage V equal to 60 वोल्ट। ओके, C1 को आपने 60 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, मतलब इस पे 60 माइक्रोकूलम और माइनस का 60 माइक्रोकूलम चार्ज आ चुका होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इसकी 1 माइक्रोफेराड दे रखी है। नाउ C1 इज डिस्कनेक्टेड टू द बैटरी B थ्रू स्विच कनेक्टेड टू द सर्किट कंसिस्टिंग द 2 अनचार्ज कैपेसिटर। अरे अब इसको इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड दे रखा है। ठीक है, through switch to as shown in the figure the sum of the final charges on C2 and C3। C2 और C3 पे जो फाइनल चार्ज आएंगे बच्चों, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं बच्चों ना, इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। दोनों सीरीज में लग रहे होंगे बच्चों, ये दोनों सीरीज में लग रहे होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफेराड के बराबर। आप बोलोगे यस सर 2 माइक्रोफेराड के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड लगा हुआ है और इनको आपस में आपने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ऐसा ही हो रखा है। आप बोलोगे हाँ सर। इस पर बच्चों कितना चार्ज था, 60 माइक्रोकूलम चार्ज था। एक काम करते हैं बच्चों, इनका भी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, इनकी जगह पे, दोनों की जगह पे एक काम करते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बच्चों बी। तो ए और बी के अक्रॉस क्या बनेगा, ए और बी के अक्रॉस बनेगा यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड। अब आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है, आपने इनको तो सीरीज में कंसीडर किया, ये भी तो उसी सर्किट में लगा हुआ था। भाई हमने पॉइंट कौन से लिए, हमने ये पॉइंट लिए हैं। अगर आप इनको अपना पॉइंट कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों सीरीज में आएंगे, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो ये पैरेलल में आएंगे ये दोनों। अब इस पे कितना चार्ज था, 60 माइक्रोकूलम, इस पे कितना था 0, तो मतलब इस वाली प्लेट में कितना आएगा बच्चों, 60 माइक्रोकूलम, और इस पे आएगा माइनस का 60 माइक्रोकूलम। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो V की वैल्यू बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आएगी, मतलब 20 वोल्ट के बराबर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 20 वोल्ट के बराबर है। ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बच्चों, ये 20 वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, 40 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, 40 माइक्रोकूलम। मतलब इस ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो तुम्हें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आता है। तो यहाँ पे आ रहा होगा 40 माइक्रोकूलम माइनस का 40 माइक्रोकूलम प्लस का 40 माइक्रोकूलम माइनस का 40 माइक्रोकूलम, ये ऐसे करके बच्चों चार्जेस आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने बोला है ना कि स्विच द सम ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3, तो फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3 तो बच्चों 40 प्लस 40 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 80 का है ही नहीं। तो इसमें थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने थोड़ी सी गलती, पता है क्या कर दी, उन्होंने कहा कि इनका जो इक्विवेलेंट होगा ना, मतलब सम ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3, ये लैंग्वेज गलत है। इन्हें बोलना चाहिए था कि जो इक्विवेलेंट होगा C2 और C3 का, उस पर कितना चार्ज आएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना 2 माइक्रोफेराड है, उस पर जो चार्ज आ रहा होगा वो 40 माइक्रोकूलम आ रहा होगा। मैं बस इस वाले को आंसर करके आ जाऊंगा। अब बाद में उन्होंने सही किया था या गलत किया था, ये तो मेरे पास इसका डेटा नहीं है कि इन्होंने बोनस किया था नहीं किया था, लेकिन इन 4 ऑप्शन में 80 वाला होता और तब वो 40 वाला देते ना, तो फिर भी कंफ्यूजन होता। 80 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं 40 वाला ही इसमें टिक करके आऊंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रखा है।
A parallel plate capacitor with a square plate is filled with the four dielectric of the dielectric constant K1, K2, K3, K4 arranged as shown in the figure. The effective dielectric constant K will be. बच्चों ये बोनस हुआ था है ना, जहां तक मुझे याद है शायद बोनस हुआ था क्योंकि इसका आंसर उन्होंने गलत दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे ना उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बच्चों ये दोनों प्लेट दे रखी है, यहाँ पे K1, K2, K3, K4 ये डायलेक्ट्रिक दे रखे हैं। बच्चों इसका जो एनटी वालों ने जो सॉल्यूशन दिया था ना वो ऐसे मान के दिया था कि इन दोनों कैपेसिटर को उन्होंने इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, फिर इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, ये गलत तरीका है, ये गलत मेथड है। मुझे ये पता है कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। तो इसका जो सही तरीका है बच्चों वो बनेगा, हम ऊपर वाले दो कैपेसिटर बनाएंगे और नीचे वाले भी दो कैपेसिटर बनाएंगे, उन दोनों के इक्विवेलेंट को हम पैरेलल में लगाएंगे। ये बनेगा बच्चों ना इनका जो सही तरीका बनेगा। अगर मैं इस कैपेसिटेंस को लिखूं तो ये बनेगा बच्चों K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2 D डिवाइडेड बाई 2, तो वो D/2 और A/2 आ रहा होगा ना, वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, C इक्विवेलेंट, वो आएगा ऊपर वालों का बच्चों K1 प्लस का K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K1 प्लस का K2, ये ऊपर वालों का इक्विवेलेंट आएगा। उसमें बच्चों नीचे वालों का इक्विवेलेंट ऐड कर देना, क्योंकि ये और ये पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं। K3 K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K3 प्लस का K4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो, द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने पूछा था, मतलब हमने इन प्लेट के बीच में अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया होता, मान लो के वाला फिल किया होता, तो ए एरिया में आपने डी विड्थ में आपने एक ही डाइलेक्ट्रिक फिल किया होता तो उसका कैपेसिटेंस ही होता। तो बस ये के इफेक्टिव हमसे पूछा था, एप्सिलॉन ए ये कट जाएगा, तो बच्चों जो के इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, के इफेक्टिव की वैल्यू आएगी K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस का K2। ठीक है, और प्लस का K3 K4 डिवाइडेड बाई K3 प्लस का K4, ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास के इफेक्टिव, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया, उन्होंने तो कुछ और दे रखा था, और इसका बच्चों मैंने डी ऑप्शन इसका करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला गलत है बच्चों ना, ये वाला मेथड गलत है। हमें नहीं पता ना बच्चों यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, ये कोई कंडक्टर थोड़ी है। हाँ, मुझे ये पता है यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप होगा प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप होगा वो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप प्लस यहाँ से यहाँ तक के ड्रॉप के बराबर होगा, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, इस प्लेट से उस प्लेट तक, इस प्लेट से उस प्लेट तक पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। ठीक है, ऐसे करके बच्चों के इफेक्टिव इसका जो सही आंसर होना चाहिए था बच्चों, दैट शुड बी दिस, बट बाद में इन्होंने सही करना चालू कर दिया था। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, a parallel plate capacitor having the capacitance 12 picofarad is charged by a battery of potential difference 10 volt between its plate। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने में मजा तो बहुत आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में दम भी है थोड़ा सा ना। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 12 पिकोफैराड का है बच्चों, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर दे रखा है उसकी प्लेट्स के बीच में। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड अ पोर्सलेन slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plate. The work done by the capacitor on the slab will be okay। सो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटर है और आपने उसको क्या कर रखा है, चार्ज कर दिया और बैटरी को फिर हटा लिया। देखो ना, द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। तो इस पर जो चार्ज आ रखा होगा 120 पिको कूलम और 120 पिको कूलम आ रखा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 12 पिको फैराड था, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो चार्ज बच्चों हमारे पास इतना आ जाएगा। ओके, ये ऐसा था। तो इसकी कुछ एनर्जी होगी बच्चों, इनिशियल एनर्जी ना, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों इसकी, या तो हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, C नॉट इंटू वी का स्क्वायर, तो हाफ C नॉट बच्चों हो जाएगा 12 के बराबर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चों 600 पिको जूल के बराबर। ओके, इतनी एनर्जी थी बच्चों ने इसके पास। अब इन्होंने क्या कर दिया बच्चों कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। ओके, डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, 6.5 के बराबर। आपको पता है बच्चों इसका कैपेसिटेंस जो है बदल जाएगा और वो 6.5 C नॉट के बराबर हो जाएगा। चार्ज बच्चों उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी बाहर सर्किट कनेक्ट नहीं हो रखा है ना, तो चार्ज उतना ही रहेगा।
तो अब इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी ना बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है वर्क पूछा है, तो मैं फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मैं फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला ना बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c लगाऊंगा। क्यू मतलब 120 इंटू 120, ये पिको फैराड था, दैट डिवाइड बाई 2 इंटू 6.5 इंटू सी कितना है बच्चों यहाँ पे, पुराना वाला जो दे रखा था 12। ओके, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास जो बाद वाली एनर्जी होगी ना, ये 10 आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1200 डिवाइड बाई 13 पिको जूल के बराबर। 1200 डिवाइड बाई 13 पिको जूल के बराबर आ गई। तो ये करीब करीब 100 से कम हो गई एनर्जी ना, टोटल एनर्जी 100 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो कितनी हो गई है, 13 नमा 117, 30, 13 दूनी 26, करीब करीब बच्चों 92 पिको जूल के बराबर हो चुकी है, 92 पिको जूल के बराबर हो चुकी है बच्चों। हम इसमें लिखते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई बैटरी, ये मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। तो बच्चों यहाँ पे कोई सर्किट है, कोई करंट वगैरह फ्लो कर रहा है नहीं, तो हीट वगैरह यहाँ पे कोई डेसिपेट नहीं होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं, बैटरी है कोई नहीं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होगा ना बच्चों वो हमारा डेल्टा यू के बराबर होगा, ठीक है। मतलब यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल के बराबर होगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो ना, तो माइनस का 508 पिको जूल के बराबर आ जाएगा। तो वैसे वर्क डन बाई जो होना चाहिए ना नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव दिया ही नहीं है, तो मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट्स वाई सी ऑप्शन हम जो इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। 508 पिको जूल के बराबर हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है बच्चों, जिनमें भी बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना बच्चों, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसकी एनर्जी लिखने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ, यहाँ पे 10 माइक्रोफेराडे था बच्चों ना, 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज माइनस का 30 माइक्रोकूलम, द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज। इसके राइट साइड वाले में पूछ रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों इसके हिसाब से सॉल्व कर दे रहा हूं कि 10 माइक्रोफेराडे अगर यहाँ पे होता तो उसका क्या आंसर बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे 10 माइक्रोफेराडे वाले की लेफ्ट प्लेट पे माइनस का 30 माइक्रोकूलम चार्ज बोल रहे हैं, तो इधर वाले पे बच्चों प्लस का 30 माइक्रोकूलम होगा। अगर यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे आ गया ना, तो बच्चों कहानी शायद बदल जाएगी। एक काम करते हैं, देखते हैं इसको ना, इस वाली पे बच्चों इन्होंने पूछा है कि द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेराडे जो कैपेसिटर है उसकी राइट प्लेट पे चार्ज पूछा है। तो एक काम करते हैं, इसको बोल देता हूं मैं Q1 और इसको बोल देता हूं बच्चों Q2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का Q2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का Q1। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखना, 30 माइनस का Q1 माइनस का Q2 ये 0 के बराबर होना चाहिए भाई। ये वाला यहाँ पे इनका नेट चार्ज 0 होना चाहिए ना, इसका कुछ नहीं दे रखा है तो, है ना, इनका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ से जो निकल के गया होगा वही इन दोनों पे आया होगा, है ना, या इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आया वो यहाँ से निकल के आया होगा। तो पहले तो बच्चों मेरे पास Q1 प्लस का Q2 की वैल्यू 30 आ गई, 30 माइक्रो कूलम के बराबर। मैं सॉल्व इसके हिसाब से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, शायद इसका क्वेश्चन में कुछ गलती है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, कुछ और दे रखा हो इसका ना, मैं इसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। अब बच्चों मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो Q1 डिवाइड बाई 6 जो होगा ना बच्चों वो Q2 डिवाइड बाई 4 के बराबर होगा। तो Q2 जो आएगा ना बच्चों वो 2Q1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। ले जाकर रख दो बच्चों यहाँ पे, तो Q2 की जगह 2Q1 डिवाइड बाई 3 रख दोगे तो 5Q1 डिवाइडेड बाई 3 ये बच्चों 30 के बराबर आ जाएगा। Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 18 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगी, 18 माइक्रो कूलम के बराबर। बच्चों डी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे बच्चों इन्होंने 2 माइक्रो फेराड वाला दिया होगा ना, अगर यहाँ पे 2 और वो कह रहे होंगे इस पे प्लस का 30 है, तो फिर इस पे माइनस का आएगा, इस पे माइनस का आएगा, ठीक है। आंसर देखते हैं, आंसर भी हमारा डी के हिसाब से दे रखा है बच्चों, दैट मीन्स कि हमने जो माना था वो सही माना है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में। इसको तो बस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइप का इकलौता क्वेश्चन था और मैं भी थोड़े से हमारी प्रैक्टिस वाले में मैं कराता नहीं हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए बच्चों मैंने इसको इस तरीके से रखा है। इन्होंने कहा कि 7 कैपेसिटर्स हैं, हर एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड के बराबर है, टू बी कनेक्टेड इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द 6 डिवाइडेड बाई 13 माइक्रोफैराड, which of the combination shown in the figure below will achieve the desired value. Okay,
तो 16/13 ये करीब करीब 1/2 पहुंच गया, मतलब ना 1/2 के आसपास पहुंच गया। तो इसका 1/4 के करीब पहुंच गया। खैर मैं तो बच्चों देखो, अब मेरे को अभी तो जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा कोई स्पेशल अप्रोच तो अभी नहीं आ रहा है ना, देखने पे तो नहीं आ रहा है एकदम से ना। मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लूंगा, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व भी कर लूंगा। जैसे इन दोनों का, इनका हो जाएगा बच्चों 10, पैरेलल में 10 हो जाएगा और इन दोनों का 1 हो जाएगा। तो 1 × 10 डिवाइडेड बाई 11 ये नहीं आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इनका हो जाएगा बच्चों 6 और 2 2 2 ये सारे हो जाएंगे 1/2। तो 1/2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस का 6, ये आ गया बच्चों 6/13 के बराबर, ठीक है। लो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे चेक करना था, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, ऑप्शन से चेक कर लो बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इन दोनों का 4 हो जाएगा और इनका 2/5 हो जाएगा, इनका कर लो बच्चों 8/5 डिवाइडेड बाई 22/5, ये कुछ आ रहा होगा 4/11 के करीब ना। कर लोगे इसको, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस वाले क्वेश्चन में ना, इस तरीके से सोच लेना था कि okay, let's move to the next question बच्चों। In the figure shown, after the switch S is turned from position A to position B, इस स्विच को बच्चों आपने A से B की तरफ टर्न कर दिया, इनिशियली ये वाला चार्ज हो रखा होगा। The energy dissipated in the circuit in terms of the capacitance C and the total charge Q। ओके, टोटल चार्ज क्या है, कहाँ है टोटल चार्ज? मुझे लग रहा है जो Q है ना वो EC के बराबर है, ठीक है। टोटल चार्ज जो Q है ना वो EC के बराबर है। ये कह रहे हैं कि आपने इसको चार्ज किया, फिर आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कर दो भाई, कनेक्ट कर दो। आपको मैंने बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करना बताया कि इस पॉइंट को ए मान लो और अब यहाँ पर तो ए और बी दे रखे हैं, तो एक्स और वाई मान लो। आपको पता है बच्चों मैं क्या कहता था, एक सिंगल कैपेसिटर मान लेना है यहाँ पे ना एक्स और वाई के बीच में, और वो कितना हो जाएगा बच्चों 4C के बराबर। चार्ज कितना था इस पे बच्चों, EC के बराबर, ठीक है, या Q चार्ज था यहाँ पे ना। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी? तो फाइनल एनर्जी बच्चों Q² डिवाइडेड बाई 2 × 4C के बराबर हो जाएगी। ओके, इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों इसकी? इनिशियल एनर्जी Q² डिवाइड बाई 2C के बराबर थी। तो बच्चों जब आप इसको स्विच को क्लोज कर दोगे तो हीट कितनी डेसिपेट होगी? तो डेल्टा H जो होगा ना वो U इनिशियल माइनस का U फाइनल के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी, बाद वाली कम हो गई होगी, डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा H कम्स आउट टू बी दिस दिस माइनस का दिस, ये 8 है तो 3Q² डिवाइड बाई 8C के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं था। आप बोलोगे सर ये कहाँ से लिखा आपने डेल्टा एच? आपको पता है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एच होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, बैटरी कोई है नहीं यहाँ पे, एक्सटर्नल कोई वर्क कर नहीं रहा है, तो डेल्टा एच जो होगा ना माइनस टाइम्स डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा एच जो है ना बच्चों, अब इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे, लेकिन एक माइनस बाहर है, तो ये यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल के बराबर हो जाता है, ठीक है। डेल्टा एच बच्चों इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। डन, इजी क्वेश्चन था 2019 जेई मेन, पर मतलब क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके ना, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चंस का लेवल है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफैराड है। पूरे सर्किट की 0.5 माइक्रोफैराड है, ऑल वैल्यूज इन द सर्किट आर इन माइक्रोफैराड है, और सी की वैल्यू बतानी है। सी कौन सा वाला है बच्चों? ये वाला, खतरनाक। देखो एक काम करते हैं, पहले इन दो पॉइंट को ले लेते हैं। ये वाले दोनों तुम्हें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, और 1 के साथ लगे हुए हैं, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होगा। अब यहां से लेके यहां तक बात करते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इस पूरी ब्रांच में 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड है। ये दो और ये वाला दो ना बच्चों, इन दोनों का हो जाएगा 4, और 4 और 2 ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ऐसे बना देते हैं ना इसको, यहाँ पर लगा देंगे 4 और 2 तो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 4/3 के बराबर आ रहा होगा ये वाला ना। एक कैपेसिटर बच्चों हमारा ये सी लगा हुआ है, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है। बस आपको पता है 4/3 और इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 7/3,
तो 7/3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस का सी, ये बच्चों 1/2 के बराबर आना चाहिए। इक्विवेलेंट 1/2 के बराबर है ना। इसको उधर ले जाओ बच्चों, 14c डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7/3 प्लस का सी। सी को बच्चों उधर ले जाना, कहाँ सॉल्व करूं इसको, 11c डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7/3, इससे कट जाएगा। सी की वैल्यू बच्चों 7 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोफेराड के बराबर आ जाएगी। 7 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोफेराड, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, ए ऑप्शन आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। इसका पहला क्वेश्चन ही मतलब बहुत मजेदार है, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तो मतलब तुम एकदम कहोगे सर क्या सिखाया है आज आपने ना, मतलब आज के क्वेश्चन से मजा आ गया। Voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 raised to the power 6 volt per meter. The plate area is 10 raised to the power minus का 4 meter square. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है बच्चों, कैपेसिटेंस की वैल्यू उन्होंने 15 पिकोफैराड बोल रखी है, और प्लेट का एरिया दे रखा है बच्चों। सबसे पहली बात तो बच्चों इन्होंने बताया यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अब यहाँ पे बच्चों कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर ना एक चीज हो जाती है, कई बार जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी होती है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विथस्टैंड कर सकता है, वो कई बार बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता है। ठीक है, कि आप इतना फील्ड लगाओगे बाहर से तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका ना। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चों उससे आंसर नहीं आता है, मैं फिर बता दूं आपको ना। तो हम यही कंसीडर करेंगे कि यही वो फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा, यही ब्रेक डाउन वाला है। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये एक्सटर्नल होना चाहिए था, और इसको बाई के करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना चाहिए था। खैर उतना जाना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा गलतियां करोगे, जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, ई इंटू डी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो जब आपने 500 वोल्ट लगाया होगा, क्योंकि उसकी रेटिंग दे रखी है ना, वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट, मतलब जब आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखे होंगे डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस, उसी टाइम पे मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग आएगी। दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। तो ई इंटू डी बच्चों यहाँ पे कितना है, 500 के बराबर। तो 10⁶ इंटू 10⁶ इंटू डी बच्चों यहाँ पे 500 के बराबर आ जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों सबसे पहले तो तुम्हारे पास आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻³ के बराबर। ठीक है, डी आ गया बच्चों ना, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन आ गया। प्लेट का एरिया दे रखा है बच्चों में, कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लेट बच्चों 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। ठीक है, के की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है, तो के की वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 15 पिकोफैराड के बराबर। पिकोफैराड मतलब 10⁻⁻12। ओके, दैट इनटू डी, डी दे रखा है बच्चों इन्होंने 5 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज करीब करीब इसको 9 लिख लूँ, 9 इंटू 10⁻⁻12। और एरिया बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻⁴ के बराबर। -12 इसको उड़ा दो और इसको भी उड़ा दो, 3 से 3 और ये 5, तो ये बच्चों करीब 25 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। तो के की वैल्यू बच्चों करीब करीब 8 के करीब, जो भी ऑप्शन होगा ना बच्चों, दैट शुड बी आवर आंसर। डी ऑप्शन बच्चों हमारा आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा मान लिया। ठीक है, मतलब यही एक इसका सबसे सही तरीका है। ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें गलतियां करने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफाइन होगा। तो ई इंटू डी, अब इसमें मतलब थोड़ा सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पता है अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है इस तरीके से ना। आंसर इसी से आएगा, जेई मेन का क्वेश्चन है, आंसर इससे आएगा। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर रखा होता है ना, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है ना, दैट ई इंटू डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर लगाए गए फील्ड का बाई के होता है। तो या तो मैं यहाँ पे क्योंकि अब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में कह रहे हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक बाहर से इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विदस्टैंड कर सकता है, तो वो ये बाहर वाला माना जाना चाहिए था, लेकिन उससे आंसर फिर नहीं आएगा आपका ना, और सॉल्व भी नहीं होगा। तो जेई मेन वाले में मतलब थोड़ा सा रहता है, और 19 में तो बच्चों कुछ गलतियां भी आई थी क्वेश्चंस में। तो फिर वही है कि कई बार जेई मेन के क्वेश्चन में मतलब तुम बहुत ज्यादा लॉजिकली सही जाने की कोशिश करोगे ना, तो गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो के बच्चों 8.5 वाला हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा।
इसलिए बोला आज के क्वेश्चंस बहुत दमदार होने वाले हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, ओके, one of its two plate is given a 2q charge and another plate is given as a 4q charge. The potential difference developed across the capacitor is, पर जो बहुत सारे कैपेसिटर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कंडक्टर के होते हैं एक्चुअली ना, वो कैपेसिटर के होते ही नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, एक को 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है, एक को 4 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है। अब आपको पता है यहाँ पे होगा क्या बच्चों के टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम। 6 का आधा आएगा बच्चों आउटर सरफेस में, मतलब 3 माइक्रोकूलम इधर आएगा, और बच्चों यहाँ पे आएगा 3 माइक्रोकूलम। अब चार्ज कंजर्व रखना है तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम के बराबर अंदर आएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 माइक्रोकूलम के बराबर अंदर आएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, इस अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, ये वाला जो चार्ज है ना इसकी वजह से होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बच्चों इसी की वजह से आएगा। तो एक तरीके से ना ये दोनों चार्ज हमारे काम के नहीं है, हम इसको एक कैपेसिटर की तरह कंसीडर करेंगे जिस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, क्योंकि प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना वो 1 माइक्रोकूलम की वजह से आ रहा है। तो इन्होंने पूछा ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। वैसे करने का तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेल्टा वी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको Q बोल दूं, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इनटू D। तो बच्चों बस Q डिवाइडेड बाई ये ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D कैपेसिटेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 1 माइक्रोफैराड माइनस का 6, तो ये 1 वोल्ट के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैपेसिटर का तो नाम का क्वेश्चन है, ये कंडक्टर का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। कंडक्टर में हमें इस तरीके के क्वेश्चन कैलकुलेट, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ना। आप कह रहे हो सर आपने जो माहौल बनाया था ना ये तो बहुत आसान था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कैपेसिटर विद अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रो कूलम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैराड, ओके, हाउ मच वर्क इज डन। आपने कैपेसिटर था जिसको 5 माइक्रोकूलम तक चार्ज कर रखा था, उसके प्लेट के बीच का सेपरेशन आपने चेंज कर दिया। क्या इन्होंने कहीं बोला है कि बैटरी कनेक्टेड रखनी है, नहीं। इन्होंने बोला है कि कैपेसिटर को चार्ज कर लिया था, मतलब चार्जिंग थी कैपेसिटर के ऊपर ना। तो बच्चों इसमें मैं एक चीज कंसिडर करके चलूंगा कि जब आप सेपरेशन बढ़ा रहे हो ना तो चार्ज को मैं कांस्टेंट लेके चलूंगा, ठीक है। चार्ज को मैं कांस्टेंट कंसिडर करके चलूंगा, जो 5 माइक्रोकूलम है ना वही लेके चलूंगा, माइनस का 5 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस इसका बच्चों 5 माइक्रोफैराड के बराबर था, ठीक है। फिर आपने इसका क्या कर दिया, सेपरेशन बढ़ा दिया। सेपरेशन बढ़ाने से क्या हो गया, पुल्ड अपार्ट, ओके, इसको बढ़ा दिया और इसकी कैपेसिटेंस बच्चों चेंज कर दी, 2 माइक्रोफैराड हो गई। चार्ज बच्चों अभी भी 5 माइक्रोफैराड के बराबर ही लेके चलना है, ठीक है। कोई सर्किट वर्किट कनेक्ट नहीं है ना तो चार्ज चेंज नहीं होगा, माइनस का 5 माइक्रोफैराड। आपको पता है ना बच्चों, वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये होती है ना मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच की बात आती है जब कोई करंट वगैरह फ्लो कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रखा, कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कोई है नहीं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल वाली, ठीक है। बैटरी कोई है नहीं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो आ जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। यू फाइनल जो होगा ना बच्चों वो होगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c फाइनल, और यू इनिशियल जो होगा ना बच्चों वो होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c इनिशियल, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा ऊपर 25 डिवाइडेड बाई 4, तो 25/4 माइक्रोजूल, और ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे उसको लिखता हूँ 5/2 माइक्रोजूल, ठीक है। तो लिख दो बच्चों यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल कर दो इसको, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, तो ये फाइनल है ये इनिशियल है। एक काम करना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 15 डिवाइड बाई 4 माइक्रोजूल के बराबर आ रहा होगा। तो 4×12, 4×7 28, 4×5 20 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल विल बी द आंसर। अगर आप देखो ना बच्चों तो हम जो है ना मोटा मोटी जो है ना एक ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस में जो हमने किए, फिर जेई मेन के पीवाई यूज कर रहे हैं ना, काफी हद तक सिमिलर टाइप के ही आते हैं। ऐसे एनर्जी वाले, वर्क डन बाई एक्सटर्नल वाले कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप इससे पिछला वाला वीडियो भी देखोगे बच्चों उसमें भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना ये आप लोगों को ना बहुत हेल्प करेंगे, ये ना काफी हद तक आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अब यहां पर दे रखा है बच्चों, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। कैपेसिटर कहाँ है भाई, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ओ, इसको गड़बड़ कर दिया ना इसकी बैटरी का। जो ये वाला टर्मिनल है छोटा बना दिया है इन्होंने ना, ऐसे करके। तो इस पे बच्चों बोला है इन्होंने कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है। क्या इन्होंने मेंशन किया है कि टी इक्वल टू 0 पे बताना है? नहीं। तो कहां बताना होगा? ऑब्वियस बात है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाता है बच्चों? ओपन हो जाता है, ओपन फुली चार्ज हो जाता है ना, उस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होता। तो इस वाली ब्रांच में बच्चों जीरो करंट जा रहा होगा इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब तुमने अगर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। अगर ये वी पता कर लिया ना, तो चार्ज जो आएगा ना बच्चों, वो 10 इंटू वी के बराबर आ जाएगा। अब वी कैसे पता करेंगे बच्चों? वी पता करने के लिए हमें इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, रजिस्टिव सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, इस सर्किट को। आप देख रहे हो बच्चों, जो भी करंट यहां से जा रहा होगा ना, वो इधर से निकल रहा होगा। तो ये दोनों के दोनों रजिस्टर पैरेलल में, सीरीज में आ गए दोनों ना। जो करंट इससे जा रहा है वो इससे जा रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हटा दो। तो ये 12 ओम हो जाएगा बच्चों, 12 ओम, और 4 वाले के पैरेलल में लगा हुआ है। तो 12 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आता है? 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस का 4, ये आता है बच्चों 3 ओम के बराबर। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा। ये 6 ओम, ये 3 ओम, और ये हो जाएगा बच्चों 72 वोल्ट। तो 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये 72 वोल्ट। तो ये 9 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों यहाँ पे, 8 एम्पियर करंट इससे जा रहा होगा। अब 8 एम्पियर करंट जो जा रहा होगा ना बच्चों, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे ना, किस में? इनमें, ठीक है। यहां से 8 एम्पियर आया, ये है बच्चों 4 ओम का, और ये है 12 ओम का। तो बच्चों इसमें जो है ना, करंट जो जाएगा ना, वो 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 6 एम्पियर जाएगा। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 24 हो जाएगा, और ये वाला भी 24 हो जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है बच्चों, तो 10 वोल्ट के क्रॉस कितना ड्रॉप आएगा? 20 वोल्ट के बराबर। तो 20 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 20 वोल्ट। तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? 200 माइक्रोकूलम, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो जी, 200 माइक्रोकूलम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? इसमें बच्चों बेसिकली ये जो है ना, कैपेसिटर का क्वेश्चन कम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन बढ़िया है यार, जेईई मेन 2019 का बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको 10 ओम वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर को बिल्कुल भूल जाओ, बस उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है यार, ये तो जेईई मेन 2019 में था ये भी। The parallel combination of two air-filled parallel plate capacitor of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V. ओके, तो दो कैपेसिटर है बच्चों, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। When the capacitors are fully charged, the battery is removed, and after that, a dielectric material of the dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor. The new potential difference of the combination will be खतरनाक। इसकी नाक बहुत खतरनाक है, ठीक है। चलो बच्चों, एक यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, ये दो कैपेसिटर हो गए, एक सी हो गया, एक एन सी हो गया, ठीक है। और इसको आपने वी वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। इस पे बच्चों एन वीसी के बराबर चार्ज आ रखा होगा, माइनस का एन वीसी के बराबर चार्ज आ रखा होगा। इस पे बच्चों वीसी के बराबर आ रखा होगा, इस पे माइनस का वीसी के बराबर आ रखा होगा। अब बैटरी को तो तुमने हटा लिया। अब पहले वाले में आपने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया के का। तो अब उसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना बच्चों, वो केसी हो जाएगा। केसी हो गया। और इस वाले का तो बच्चों एनसी के बराबर है ही ऑलरेडी। आपको पता है ना मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करता हूं, ए और बी दो पॉइंट मान लेता हूं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, तो एन प्लस का के इंटू सी, ठीक है। तो ये बनेगा एन के सी। तो एन प्लस का के इंटू सी, ये बन गया बच्चों इसका कैपेसिटेंस। अच्छा, इस पे कितना चार्ज था बच्चों? एन वीसी के बराबर। इस पे कितना था? वीसी के बराबर। तो इन दोनों पर टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? एन प्लस का 1 वीसी के बराबर चार्ज आ जाएगा, माइनस का एन प्लस का 1 वीसी के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वी कितना आ जाएगा? चार्ज जो कि एन प्लस का 1 वी इंटू सी है, दैट डिवाइडेड बाई एन प्लस का के इंटू सी। सी से बच्चों सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n प्लस का 1 v डिवाइडेड बाई n प्लस का k, ये आ जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये मुझे थोड़ा सा नया लगा है ना, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी नया लगा होगा।
और पर ये कॉन्सेप्ट हम कितनी बार यूज कर चुके हैं, अगर आप देखो हमारे प्रैक्टिस सेशंस में हमने बहुत बार यूज किया है। दो कैपेसिटर को जब आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस वाली वीडियोस में भी आपको इसका कॉन्सेप्ट मतलब कई बार यूज होता है, वो दिख जाएगा। सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है फिगर शोज अ चार्ज Q वर्सेस V ग्राफ फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गिवन कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस R। तो बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ए वाला, ठीक है। ए वाला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दे रखा है, बी वाला दे रखा है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों जो पोटेंशियल लगा रखा है ना आपने, वो 10 वोल्ट का लगा रखा है। अब ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ज्यादा होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन में? ऑब्वियस बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की कैपेसिटेंस ऐड होती है। तो जो चार्ज आएगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो आएगा बच्चों C1 प्लस का C2 दैट इंटू 10 के बराबर। और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो चार्ज आएगा ना बच्चों, वो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2 इंटू 10 के बराबर। मुझे एक बात पक्का पता है कि ये चार्ज छोटा होगा, मतलब ये 80 वाला होगा, और ये बड़ा वाला होगा बच्चों जो 500 दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो C1 प्लस का C2 की जो वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो हमारे पास 50 के बराबर आ गई, 50 माइक्रो फेराड के बराबर आ गई। और C1 इंटू C2 की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, एक काम करो इसको काट दो 8 टाइम्स, और नीचे ही 50 है तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन एक मिनट ना, 400, मल्टीप्लीकेशन 400 के बराबर आना चाहिए, और दोनों का सम जो है 50 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, सम 80 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, इसका 50 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 600 आएगा, ये नहीं हो सकता। ये वाला सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दोनों का सम 50 और दोनों का प्रोडक्ट 400 के बराबर, ये आ जाएगा। इसी में आप ही को डिसाइड करना था कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। Oh wow, I am coming, but it's very late. What time it is? What time it is? It's time to sleep. Time to sleep. Okay, I'll come. Okay, I have to record a video, babu. Okay, Papa will come. You go and sleep. Papa cannot sleep na. Papa has to do job. Yes, you need money na. You need money. You need money. That's why I am doing this job. Okay. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसमें करने को मिलेंगे बच्चों, यहां से शुरुआत हो जाती है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D बिटवीन देम। ओके, प्लेट एरिया A दे रखा है, सेपरेशन D दे रखा है। इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज एज Kx इज इक्वल टू K1 प्लस का अल्फा x, वेयर x इज मेजर्ड डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट। अल्फा डी बच्चों बहुत छोटा है। द कैपेसिटेंस ऑफ द टोटल सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाई। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमने हमारी प्रैक्टिस वाली वीडियोस में भी कर रखा है, ठीक है। और ये बच्चों देखो इसमें आ गया था जेईई मेन में, तो आपको क्वेश्चंस देखने को इस बार भी मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊं ना, तो वहां का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो k जो है वो बेसिकली K1 प्लस का अल्फा इंटू एक्स दे रखा है। मतलब इधर जाने पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, ऊपर जाने पे वेरी नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं एक यहाँ पे ऐसे स्लैब मानू ना, तो इस पूरी स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं क्या मान सकता हूँ, सेम कंसीडर कर सकता हूँ। तो ऐसे में बहुत सारी स्लैब कंसीडर करूंगा। जब बच्चों ऐसे प्लेट के पैरेलल स्लैब होती है ना बच्चों, तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं उन स्लैब्स का। तो इसका जो डीसी आएगा ना बच्चों, वो आएगा हमारे पास के, यहाँ का जो के है वो 1 प्लस का अल्फा इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, डी एक्स के बराबर, ठीक है। तो हम इसको एक प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे इस तरीके का। यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे सीरीज में, तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा ना 1/c, वो 1/dc1 प्लस 1/dc2 ऐसे करके आएगा। मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे 1/dc का। तो ये हमारे पास बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तो होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे बन रहे होंगे डीसी डीसी, तो उनको सबको हम ऐड कर देंगे इस तरीके से ना। तो 1 जो c आएगा ना बच्चों इसका, वो इंटीग्रेशन ऑफ dx अब ऊपर चला जाएगा, दैट डिवाइडेड बाई k 1 प्लस का अल्फा इंटू एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ जाएगा। इसकी लिमिट लगानी है बच्चों 0 से लेकर d तक। इसका जो इंटीग्रेशन बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/k अल्फा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ln
एक बार जब लिमिट रखोगे ना डी, तो ये ln 1 प्लस का अल्फा इंटू डी बनेगा। एक बार लिमिट रखोगे ना बच्चों 0, तो ये ln 1 बनेगा। ठीक है, ln 1 0 के बराबर होता है। तो c की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, जब आप इसको सही कर लोगे, तो k अल्फा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई ln 1 प्लस का अल्फा इंटू डी के बराबर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ln 1 प्लस का x जो होता है ना, वो x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, अगर x बहुत छोटा हो 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों अल्फा डी जो है ना बच्चों 1 से बहुत छोटा दे रखा है, तो हम ln 1 प्लस का अल्फा डी जो है ना, उसको अल्फा डी माइनस का अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर रख देंगे। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, k अल्फा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई अल्फा डी कॉमन ले लेंगे बच्चों, 1 माइनस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना। इसको बच्चों मैं अगर ऊपर ले जाऊं, एक अल्फा से अल्फा उड़ा देंगे पहले, तो इतना सब कुछ इसमें करना था, इतने सारे अप्रोक्सीमेशन लगाने थे। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा ना, तो 1 माइनस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2 की पावर ये -1 बन जाएगा। जब मैं इसका फिर से बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा, तो 1 माइनस का है ना, तो ये बच्चों 1 प्लस का बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो बनेगा ना बच्चों, यहाँ पे k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी 1 प्लस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2, ये होगा हमारा बच्चों फाइनल आंसर। तो k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी 1 प्लस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। इतने सारे अप्रोक्सीमेशन, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, वो सब लगाने के बाद बच्चों जाके हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ पाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, a 60 picofarad capacitor is fully charged by a 20 volt supply. Okay, it is then disconnected from the supply. बहुत अच्छी बात है। And is connected to another uncharged 60 picofarad capacitor in parallel. The electrostatic energy that is lost in this process by the time the charge is redistributed between them. देखो फिर से बच्चों वैसा ही क्वेश्चन आ गया। पहले आपने इसको चार्ज किया बच्चों, तो इस कैपेसिटर पे 60 पिकोफैराड वाले पे जो है चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, 1200 पिको कूलम, माइनस का 1200 पिको कूलम के बराबर चार्ज आ गया। ठीक है, जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों यहाँ पे एक और कैपेसिटर के क्रॉस, आपको पता है ना मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करता हूँ, यहाँ पे बी मान लेता हूँ, यहाँ पे ए मान लेता हूँ, और फिर मैं कह देता हूँ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, वो 120 पिको फैराड बन जाएगा। ठीक है, और चार्ज कितना रखा था इसमें 1200, तो 1200 पिको कूलम माइनस का 1200 पिको कूलम। ठीक है, तो एक तरीके से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ना बच्चों, 10 वोल्ट के बराबर बनेगा। ओके, अब हमें पता है कि वर्क डन बाई बैटरी प्लस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होता है वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एच के बराबर होता है। कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है, बैटरी है नहीं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हीट जरूर डेसिपेट हो रही होगी क्योंकि चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। सर्किट में जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे ना, एकदम बहुत बड़ा चार्ज फ्लो करेगा, बहुत ही कम टाइम में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो करंट बहुत बड़ा रहा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होने के बावजूद भी आई स्क्वायर आर वाला टर्म फाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे हीट का डेसिपेशन होगा, और हीट जो डेसिपेट होगी ना बच्चों, वो यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल के बराबर होगी। वैसे तो डेल्टा एच माइनस का डेल्टा यू के बराबर होगा, माइनस का डेल्टा यू को लिखते हैं हम यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। इनिशियल एनर्जी बच्चों है कितनी, तो इनिशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ 60 इसका कैपेसिटेंस है इंटू 20 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया 10 के बराबर, दैट इज दैट इनटू, हाँ पोटेंशियल इतना हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया 120 के बराबर। ठीक है, पिको फैराडे के बराबर। ठीक है, इससे कट जाएगा बच्चों 60 टाइम्स, इससे कट जाएगा बच्चों 30 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4×12, तो ये 12,000 पिको जूल माइनस का 100, ये 6,000 पिको जूल आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 6,000 पिको जूल के बराबर, मतलब 6 नैनो जूल के बराबर ना, 6 नैनो जूल के बराबर आंसर आ जाएगा। आंसर इसका शायद 6 आ रहा होगा। ठीक है, 6 आंसर है बच्चों इसका, करेक्ट हो गया। ऐसे करना था बच्चों। कितनी बार रिपीट हो गए इस टाइप के क्वेश्चंस ना, ये तो मतलब बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों पीवाईक्यू करके जाओ, और जो मैं करा रहा हूं इनको तो डेफिनेटली करके जाओ। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज दिस। पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है बच्चों, उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल का,
C1 प्लस का C2, ये हमें 10 के बराबर दे रखा है, पहली लाइन से हमें ये पता लग गया। When these capacitors individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in capacitor C2 is 4 times that of C1. 1 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो तो हाफ C1 इंटू 1 का स्क्वायर, ये एनर्जी 1 में हो गई, और हाफ C2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये एनर्जी 2 की हो गई। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 इज 4 टाइम्स, ये जो E2 है ना बच्चों, ये 4 टाइम्स है E1 का। ठीक है, तो मतलब C2 जो होगा वो 4 टाइम्स होगा C1 का। काम खत्म हो गया। दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो पहले तो C1 और C2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 5C1 10 के बराबर आ जाएगा, तो C1 की वैल्यू बच्चों 2 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगी। C2 की वैल्यू बच्चों 8 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगी। जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, तो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 8, तो ये 8/5 विच इज 1.6 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 माइक्रोफैराड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला बच्चों मतलब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन दिल खुश कर देगा। दिस इज एडवांस लेवल क्वेश्चन, और ये किसने पूछ लिया था बच्चों? जेईई मेन वालों ने पूछ लिया था। चलो भाई क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ द 2 स्क्वायर प्लेट ईच ऑफ साइड ए मेकिंग अ वेरी थिन वेरी स्मॉल एंगल, ये शायद यहाँ पे बच्चों अल्फा दे रखा था, बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है, ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर मैं एक इस तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन सारे एलिमेंट के अक्रॉस सेम होगा, तो सारे के सारे पैरेलल में होंगे। तो जो डीसी है ना बच्चों, आपको पता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आता है, सारे कैपेसिटेंस को ऐड कर दो तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो समेशन ऑफ डीसी आएगा। ठीक है, डीसी की वैल्यू जो होगी बच्चों वो क्या आएगी, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए, इसका एरिया कितना आएगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स विड्थ का, तो प्लेट का एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ना, तो डीएक्स इनटू अंदर की तरफ एज जो है ना वो ए की है, साइड इसकी ए है, दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, डी प्लस का दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो ये वाली हाइट आएगी बच्चों एक्स tan अल्फा के बराबर। एक काम करना, अल्फा बहुत छोटा है तो बच्चों इसको x इंटू अल्फा लिख देना ऑलमोस्ट ना, तो d प्लस का x इंटू अल्फा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस इस वाली स्लैब का। ठीक है, इनको बच्चों हमें इंटीग्रेट कर देना है टोटल कैपेसिटेंस पता करने के लिए। तो टोटल कैपेसिटेंस जो आ जाएगा ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई नीचे अल्फा आएगा ln, लिमिट भी लगा देना बच्चों, x की लिमिट 0 से a तक, ln d प्लस का अल्फा a माइनस का ln, जब 0 लिमिट रखोगे ना तो d बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया बच्चों। तो कैपेसिटेंस जो आएगा ना वो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है, ln 1 माइनस 1 प्लस का अल्फा इंटू a डिवाइडेड बाई d के बराबर बन जाएगा। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट ए, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं सीरीज एक्सपेंशन, तो अल्फा a डिवाइडेड बाई d माइनस का अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, ln 1 प्लस एक्स जो होता है ना बच्चों, अगर x बहुत छोटा है 1 के सामने तो उसको x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। कई बार तो हम x ही लिख देते हैं उसको, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें से अल्फा a डिवाइड बाई d कॉमन ले लो, तो c की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a, अल्फा तो कट जाएगा बच्चों, तो a का स्क्वायर डिवाइड बाई d, तो 1 माइनस का अल्फा a डिवाइडेड बाई d, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर डिवाइड बाई d, 1 माइनस का अल्फा a डिवाइडेड बाई d। कहाँ गया, 2 तो नहीं आ रहा मेरा, अच्छा यहाँ पे 2 भी आता है ना, 2 1 माइनस का अल्फा a डिवाइड बाई 2d। ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा, है ना, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने, और ये सर्किट वाला प्रॉब्लम है। ठीक है,
यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि अ गैल्वेनोमीटर G of the 2 ohm resistance is connected in the given circuit. The ratio of the charge stored in C1 and C2 will be. गैल्वेनोमीटर का क्या काम है भाई यहाँ पे? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, दे दिया है तो। अच्छा अच्छा, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों। बच्चों जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है ना, द रेशियो ऑफ द चार्जेस स्टोर्ड इन द C1 एंड C2, तो इसका मतलब दे आर आस्किंग इन द स्टेडी स्टेट। ठीक है, कहाँ पूछ रहे हैं बच्चों? ये स्टेडी स्टेट में पूछ रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट होती है बच्चों, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज होने का मतलब क्या होता है? अब वो उस वाली ब्रांच में और करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया ना, स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में और करंट फ्लो करना बंद कर देता है। करंट इन द ब्रांच ऑफ द कैपेसिटर जीरो हो जाता है। अब करंट जीरो होने का मतलब है आप उसको एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सर्किट क्लोज होता तो उसमें करंट फ्लो कर रहा होता, उसे आप ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करोगे। तो आप ये कहोगे कि सर इस वाले में जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा ना, तो करंट ऐसे जा रहा होगा, अब इधर तो जाएगा नहीं, करंट इधर जाएगा। अब इधर कैपेसिटर में तो जाएगा नहीं, तो गैल्वेनोमीटर से निकल के ऐसे निकल के इधर निकल जाएगा, और इधर निकलने के बाद इधर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करंट बच्चों इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करके जा रहा होगा। तो आप एक चीज देख रहे हो, एक तरीके से इसको हटा देना, इसको भी हटा देना, ठीक है, इन दोनों को ही हटा देना। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी ना स्टेडी स्टेट के अंदर, वो आ जाएगी बच्चों, आप यहाँ से केवीएल लगाना स्टार्ट करना, यहाँ से चलना, तो 6 माइनस का 4i माइनस का 2i माइनस का 6i। तो आपको समझ में आ रहा है इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? देखो ये 4 ओम वाला, 2 ओम वाला और ये 6 ओम वाला सारे सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जो करंट 4 से जा रहा है वही 2 से जा रहा होगा, वही इससे 6 वाले से जा रहा होगा, सेम करंट निकल के जा रहा है। इनको तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो, इनको भूल जाओ, यहाँ पे है ही नहीं कुछ। देखो ऐसे ऐसे देखो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अब तुम्हें दिख गया होगा कि ये और ये तीनों का तीनों बच्चों सीरीज में हो गए, नहीं हो गए? बस ये थोड़ा सा इसको सीधा कर दो सर्किट को, तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ सर सीरीज में हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 2 प्लस 4 12 ओम के बराबर। और बैटरी कितने की लगी बच्चों? 6 वोल्ट के बराबर। तो 6 वोल्ट डिवाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा करंट ना। तो यहाँ पे बच्चों 1/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे बच्चों 0 वोल्ट मान लेना, ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पे बच्चों 0 वोल्ट हो गया, ठीक है, 0 वोल्ट यहाँ पे, 0 वोल्ट यहाँ पे। अगर बच्चों आधा एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, आधा एम्पियर करंट अगर यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा? आई इंटू आर के बराबर। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2 के बराबर। दैट इंटू आर कितना है बच्चों? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ का पोटेंशियल बच्चों 3 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 2 ओम है इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप आएगा ना, वो 1 वोल्ट के बराबर आएगा। आई इंटू आर, आई हो गया बच्चों 1/2 के बराबर, आर हो गया बच्चों 2 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप आएगा बच्चों 1 वोल्ट के बराबर आएगा। तो 3 वोल्ट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल बच्चों 4 वोल्ट रहा होगा, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, तो इधर वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, इधर वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। आई इंटू आर बच्चों यहाँ पे आई कितना हो गया? 1/2 इंटू दिस, तो यहाँ पे बच्चों 2 वोल्ट का और राइज। अच्छा वैसे भी आप देख सकते हो 0 वोल्ट 6 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल बच्चों 6 वोल्ट के बराबर होगा। तो बच्चों एक बात बताओ कि इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज आएगा Q1, क्या बच्चों वो इसके अक्रॉस ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप है कितना? 6 माइनस का 3, 3 वोल्ट, तो 3 इंटू 4 12 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। और Q2 जो आएगा बच्चों वो हमारे पास इसके अक्रॉस का ड्रॉप, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है? यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ का 4 वोल्ट है, तो 4 चिंग 24, तो ये इतने माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। तो Q1 डिवाइड बाई जब Q2 करोगे ना बच्चों, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/2। ठीक है, 1/2 के बराबर बच्चों हमारा आंसर आ रहा होगा। तो Q1 अपॉन Q2 बच्चों 1/2 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ आया आपको? बिल्कुल आया समझ, है ना? ऐसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को मैं टच करना चाहता था, इस वाले क्वेश्चन से हो भी गया वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस C. One of them is charged to the potential V and another to the potential 2V. The negative end of both are connected together. When the positive ends are also joined together, the decrease in the energy of the combined system is. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चों एक कैपेसिटर ये हो गया, है ना, एक कैपेसिटर बच्चों यहाँ पे हो गया। ओके, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस भी C के बराबर है, इसका भी C के बराबर है बच्चों। वन ऑफ देम इज चार्ज टू द पोटेंशियल V एंड द अनदर टू द चार्ज पोटेंशियल 2V. द नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। तो मान लो ये V तक चार्ज कर रखा है, तो इस पर माइनस का C भी चार्ज होगा, यहाँ पे बच्चों प्लस का C भी चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस का 2C भी चार्ज होगा, यहाँ प्लस का 2C भी चार्ज होगा। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने ना इनको,
जैसे आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे आपको ये समझ में आ रहा है। देखो बच्चों इसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक पहला लंबा वाला मेथड बताता हूँ पहले आपको, फिर उसके बाद आसान वाला बताऊंगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करना कि कुछ चार्ज भेज देना इधर की तरफ, तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा तो यहाँ माइनस का क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे चार्ज आके ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का क्यू आ जाएगा। बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक के ड्रॉप के बराबर होगा, दोनों जगह का ड्रॉप बराबर होगा, तो आप लिखोगे CV प्लस का क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 2CV माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई सी। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप, सी से सी कट जाएगा बच्चों, क्यू इधर आ जाएगा तो 2Q इज इक्वल टू CV बनेगा, और यहाँ पे बच्चों क्यू की वैल्यू आ जाएगी CV डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। CV डिवाइडेड बाई 2 के बराबर चार्ज जो यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा। तो अब इस वाले में कितना चार्ज बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3CV/2, इस पे कितना बचेगा 3CV/2 के बराबर, दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा। तो जो पहले इनिशियल एनर्जी थी ना बच्चों, यू इनिशियल जो था वो था हाफ CV², ये पहले वाले की, हाफ C इंटू 2B का स्क्वायर ये दूसरे वाले की थी, ठीक है। तो यू इनिशियल जो आ जाएगा ना, इनिशियल एनर्जी जो होगी 5/2 CV² के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल जो होगी ना बच्चों, अब देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा फाइनल में, या तुम डायरेक्ट ऐसे लिख लो, दोनों पर चार्ज बराबर आ रहा है तो हाफ C कितना हो गया, C तो बच्चों C रहेगा, पोटेंशियल एक काम करो Q²/2C वाला फॉर्मूला लगाओ, और क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों पर सेम पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी, सेम एनर्जी आ रही होगी, क्यों, दोनों पर चार्ज भी सेम और कैपेसिटर भी सेम है, तो Q²/2C को 2 टाइम्स कर देना टोटल एनर्जी पता करने के लिए ना। तो Q² हो जाएगा बच्चों 3CV डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C, ठीक है। Q²/2C का डबल कर दिया मैंने ना, ये कट जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा 9CV² डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा यू जो आ जाएगा ना, इनिशियल माइनस का फाइनल, इसको बच्चों एक काम करो 10/4 लिख लो, और इसको 9/4, तो ये हो जाएगा बच्चों CV² डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी जो लॉस होगी ना वो ये आ जाएगी। अब ये लंबा वाला मेथड था, मैंने बोला था ना कि इसके दो मेथड बताऊंगा। देखो मेथड 2 ये कहता है बच्चों, जब ये दोनों को तुम इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे ना तो दोनों पैरेलल में आ गए। अगर आप एक पॉइंट ए मान लो यहाँ पे और एक पॉइंट बी मान लो बच्चों, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, तो आप इनका इक्विवेलेंट लिख लेना। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, ए और बी के अक्रॉस 2C के बराबर, ओके। इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का टोटल चार्ज कितना था, 2CV इधर था, CV इधर था, तो 3CV इधर रख देना, माइनस का 3CV इधर रख देना, तो यू फाइनल बच्चों आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हो, 3CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2C, तो यू फाइनल जो आ जाएगा ना बच्चों वो 9/4 CV² के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, यू फाइनल हमारे पास ये आ गया, और यू इनिशियल तो बच्चों हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कई बार बच्चों ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन मान के ना इनको जल्दी खत्म कर देते हैं। टोटल चार्ज उसकी इस वाली प्लेट में लाके रख दो इधर वाला, अगर मान लो इनको नेगेटिव पॉजिटिव भी कनेक्ट किया होता ना तो भी नेट चार्ज यहाँ रखना था, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, एनर्जी पूछी हो, आसानी से हो जाता है। मैथड 2 अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, है ना, ऐसा कर लिया करना। इसका डी वाला आंसर था, ठीक है, डी वाला ये, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अ कंडेंसर ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टेडली फ्रॉम 0 to 5 कूलम, ठीक है। Which of the following graph represent correctly the variation of the potential difference across its plate with respect to the charge Q on the condenser? देखो इन्होंने कहा कि स्टेडली मतलब कांस्टेंट रेट से आप इसको चार्ज को मतलब कर रहे हो, कैपेसिटर के चार्ज को 0 से 5 कूलम तक लेके जा रहे हो। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का ग्राफ पूछा, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गया। V इक्वल टू जो होता है Q/C के बराबर होता है, अब C तो थोड़ी बदल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये V और Q का ग्राफ कैसा आएगा, V वर्सेस Q क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे हाँ सर स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास होती हुई। फाइनल चार्ज 5 कूलम करना है, चलो 5 हो गया। फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल 5 डिवाइडेड बाई C, C कितना है 2 माइक्रोफैराड के बराबर, तो फाइनल पोटेंशियल आएगा 2.5 इंटू 10⁶ वोल्ट के बराबर। तो 2.5 तक कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ठीक है। 5 पे 2.5 और ये कह रहा है 5 पे 5, तो ऑब्वियसली बात है ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। इसमें बस यही देखना था, ज्यादा कुछ था नहीं, ये लल्लू वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 becomes n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius r2 connected to the earth. The ratio of the radii r2 divided by r1 is, ये हमारी शीट का क्वेश्चन है ना, हमारी शीट की एक्सरसाइज 1 में ये क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहे हैं कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर है ना बच्चों, उसका जो कैपेसिटेंस है C1 जो है, मान लो
इसको मतलब सी बोल देते हैं, ठीक है। सी जो होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 के बराबर होगा, यही होता है ना कैपेसिटेंस। अब आपने क्या कर दिया कि इसको एनक्लोज कर दिया, है ना, एनक्लोज कर दिया आपने एक दूसरी कॉन्सेंट्रिक शेल से, ठीक है। और अब इसके कैपेसिटेंस के बारे में बात करनी है अपन को। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना सी डैश, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, मतलब R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस का R1 के बराबर होता है, यही होता था ना कैपेसिटेंस, है ना। ओके, तो ये कैपेसिटेंस होता है बच्चों। ये कह रहे हैं कि ये कैपेसिटेंस पुराने वाले का n टाइम्स है, तो बिकम्स n टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय द कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिव स्फीयर ऑफ रेडियस R2 कनेक्टेड टू अर्थ। अच्छा, यहाँ पे इसको अर्थिंग कर रखी है इसकी, ये ध्यान रखना, अर्थिंग कर रखी है मतलब तुम्हें इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करनी है, क्योंकि एक तरीके से देखो, पहले भी यहाँ पे एक प्लेट थी, जब ये आइसोलेटेड था ना तब भी एक प्लेट थी, लेकिन वो इन्फिनिटी पे थी, क्योंकि कोई भी चार्ज दोगे वो एनर्जी कहां तक स्टोर करेगा, इन्फिनिटी तक। तो पहले वो प्लेट इन्फिनिटी पे थी और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल उसका क्या था, 0। अब आपने उस प्लेट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया है, आपने उस प्लेट को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, बस R2 रेडियस का कर दिया है, ये R2 रेडियस की कर दी है बस ना, वो इन्फिनिटी वाली प्लेट को छोटा कर दिया है। तो बेसिकली जब देखो R2 इन्फिनिटी होता है ना, तो यहां से R2 कॉमन लेके डिवाइड करोगे ना, देखो R2 अगर इन्फिनिटी होगा तो R1 बहुत छोटा होगा, तो R2 माइनस का R1 क्या बन जाएगा अपने पास, R2 माइनस का R1 जो होगा वो हमारे पास R2 के बराबर हो जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, देखो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस, यही वाला है ना। तो इस केस में क्या कर दिया आपने, उसको छोटा कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हो गया कि इसका पोटेंशियल 0 बोल दिया इन्होंने ना, अर्थिंग कर दी ना तो पोटेंशियल हम 0 बोलेंगे। तो बेसिकली अब इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही कंसीडर करना है, यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग हो रखी है, यहाँ का पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा बाहर वाले रीजन में। तो बस इन दोनों के जो बीच वाला रीजन है ना, यही हमारे लिए कैपेसिटर की तरह काम करेगा, है ना। इन दोनों के बीच वाला रीजन हमारे लिए कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो बीच वाले रीजन का कैपेसिटेंस तो ये होता है ना। तो ये सी डैश जो बच्चों n टाइम्स है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 के, इससे बच्चों उड़ा दो यहां से, तो हमारे पास यहाँ पे R2 बचेगा और ये बन जाएगा nR2 माइनस का nR1 के बराबर, द रेशियो ऑफ R2 डिवाइड बाई R1 पूछा है इन्होंने। तो nR1 बच्चों इधर ले आना और इसको लिख लेना, R2 को अलग कर लेना और ये n माइनस का 1 के बराबर हो जाएगा। तो R2 डिवाइडेड बाई सॉरी R1 है ये, ठीक है, R2 डिवाइड बाई R1 जो आ जाएगा ना, वो n डिवाइडेड बाई n माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा। लो जी, n डिवाइड बाई n माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए वाला आंसर आ जाएगा। द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटेंस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, और अगर पिछला वाला अगर परेशानी है ना तो बच्चों इस वाले कॉन्सेप्ट का अच्छे से रिवीजन कर लेना, है ना। इसमें 2-3 केस बनते हैं, सिलेंडर वाला भी कर लेना, सिलेंडर वाला भी पूछ सकते हैं। अगले पे आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन। द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटेंस एंड क्यों लगा दिया, C1 1 माइक्रोफैराडे, C2 2 माइक्रोफैराडे, C3 बच्चों 4 माइक्रोफैराडे एंड C4 3 माइक्रोफैराडे कनेक्टेड इन पैरेलल इज, assume a battery of 20 वोल्टेज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन। पहली बात तो आपको ये, अरे बहुत ही लल्लू क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के बोला है, डायग्राम बना, इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा बच्चों आपको पता है कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो 1 2 3 3 7 10 माइक्रो फैराड हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज कितना है बच्चों, बैटरी कितने की लगाई है, वो 20 वोल्ट की लगाई है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने। तो टोटल चार्ज जो आएगा बच्चों Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू V के बराबर आ जाएगा। तो Q आ जाएगा बच्चों सी इक्विवेलेंट विच इज 10 माइक्रोफैराड दैट इनटू 20, तो Q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 200 माइक्रो कूलम के बराबर, ठीक है, 200 माइक्रो कूलम के बराबर बच्चों, ए ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ दम था ही नहीं, और इस क्वेश्चन को कोई गम भी नहीं था, है ना दम था ना गम था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A source of potential difference V is connected to the combination of the two identical capacitor as shown। दो कैपेसिटर है बच्चों और इस तरीके से एक सोर्स कनेक्ट कर दिया अपन ने। When key K is closed, the total energy stored across the combination is even। एक मिनट, when the key K is closed, दोनों को क्लोज कर रखा है। Now key K is open and the dielectric of dielectric constant 5 is introduced between the plate of the capacitors। The total energy stored across the combination is E2, the ratio of E1 divided by E2। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई ये वाला ना।
पहले तो बच्चों एक काम करो, जब की को क्लोज कर रखा है तुमने, जब यहाँ पे की को क्लोज कर रखा है, इसने मतलब बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट कवर कर डाले इस वाले क्वेश्चन में। जब आपने इसको क्लोज कर रखा है तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जब ये की क्लोज है तो कैपेसिटेंस जो होगा ना बच्चों 2c के बराबर हो जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे हुए ना तो 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी ना E1 वो हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो सी बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। पहले तो ये E1 तो हमारा आ गया। जब बच्चों आपने इसको ओपन कर दिया, अब जब आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे ना तो इसकी कैपेसिटेंस बदल जाएगी, लेकिन इसका चार्ज, इस पर वीसी चार्ज था बच्चों, यहाँ पे भी माइनस का वीसी के बराबर था क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड थे, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे पहले वीसी चार्ज था। जब आप डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस करोगे ना तो इसका चार्ज नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सर्किट ब्रेक कर दिया ना तो इसका चार्ज कहीं जा नहीं सकता, तो चार्ज बच्चों यही रहेगा। तो जब E2 लिखोगे ना तो दूसरे वाले की जो एनर्जी होगी ना बच्चों वो वीसी उसका चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डाइलेक्ट्रिक बच्चों कितने का है? के का, नहीं 5 का। तो कैपेसिटेंस इसका 5c के बराबर हो जाएगा। अब तो 5c, ये तो बच्चों इसकी एनर्जी हो गई। जब डाइलेक्ट्रिक आप इसमें इंसर्ट करोगे ना तो बच्चों इसके अक्रॉस, यहां तो मैंने क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला फॉर्मूला लगाया है, यहां पर मैं हाफ सी बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी रहेगा, ये चार्ज फ्लो करा के पोटेंशियल सेम रखेगा। तो हाफ 5c इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये E2 जो होगा ना बच्चों, E2 जो होगा ना बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास 1/10 CB स्क्वायर प्लस 5/2 CB स्क्वायर, ठीक है। 26 CB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 10। एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात हो गई है ना। तो E1 अपॉन E2 जो आ जाएगा ना बच्चों, ये दोनों का जो रेशियो आ जाएगा E1 अपॉन E2, ये बच्चों 10/26 या फिर आप इसको बोल सकते हो 5/13 के बराबर आ जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना, आपको पता नहीं। तो 5/13 सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट कवर कर लिए उन्होंने। कौन कौन से? बैटरी कनेक्टेड हो, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट कवर कर डाले इसमें ना। चलिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया करने को ना। ऐसे क्वेश्चंस रिवीजन करवा देते हैं आपका अच्छे से। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, टू कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, दो कैपेसिटर आपने क्या सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। द स्पेस बिटवीन वन ऑफ देम इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K such that the equivalent capacitance of the system becomes 24 माइक्रोफैराड। द वैल्यू ऑफ K will be, तो ये तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की कैपेसिटेंस बच्चों 40 माइक्रोफैराड थी, है ना। तो C1 तो बच्चों मान लो 40 माइक्रोफैराड ही है। C2 जो हो जाएगा ना बच्चों वो हमारा K टाइम्स 40 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है ना जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आता है ना वो आता है हमारे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही होता है ना फॉर्मूला, C1 प्लस का C2। तो 40 इंटू 40K डिवाइडेड बाई 40 प्लस का 40K, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए बच्चों? 24 माइक्रोफैराड के बराबर। ये बच्चों यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 से काट दिया, ये 6 हो जाएगा, और काट सकते हैं इसको ना 5, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों यहाँ पे 200K 200K इज इक्वल टू, ये 4×12 120 प्लस का 120K, ठीक है। अच्छा, नीचे से 40 भी काट ही सकते थे, क्या कर दिया मैंने। इसको इधर ले जाओ बच्चों, यहाँ पे बनेगा 80K इज इक्वल टू 120K की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ रही होगी 3/2 के बराबर, 1.5 के बराबर आ रही होगी। इजी पीजी क्वेश्चन था बच्चों, हो गया, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड थिकनेस 3D/4। तो यहाँ पे बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस 3D/4 के बराबर है। स्लैब की थिकनेस 3D/4 के बराबर है। ये जो है ना बच्चों ये 3D/4 के बराबर है, ठीक है। Where D is the separation between the plate, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना बच्चों वो D के बराबर है। The capacitance of the capacitor when the slab is inserted between the plate will be, तो कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों? अच्छा, C नॉट जो है बच्चों जब एयर फिल कर रखी थी ना तो कैपेसिटेंस C नॉट था, तो C नॉट जो होगा ना बच्चों एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर होगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर होगा।
जब आपने ये स्लैब इंसर्ट कर दी बच्चों, तो अब आपको पता है कि आप इस वाले को एक कैपेसिटर मानते हो, इसको एक कैपेसिटर मानते हो, दोनों को सीरीज में लगा हुआ मानते हो, C1 C2 इस तरीके से करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को। ये C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे। C1 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई dy 4 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d के बराबर। C2 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3d/4 के बराबर होगी। 4 को ऊपर ले जाना ऑलरेडी ना, ठीक है, 4 को ऊपर ले जाके रख देना। तो ये C2 हो गया बच्चों। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा ना, तो मैं पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस का C2 होता है। C1 इंटू C2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3d स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम करो बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d तो ले लेना कॉमन, कितना 4 टाइम्स। ठीक है, ये बनेगा बच्चों 1 प्लस का, अच्छा मैं यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करना भूल गया, यहाँ k से भी मल्टीप्लाई होगा ना इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो k/3 आ जाएगा हमारे पास है ना। एक एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d काट देना, 4 काट देना बच्चों ना, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा ना, और 3 का बच्चों एलसीएम लेना, तो 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3 प्लस का k इंटू d के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा बच्चों हमारा आंसर। ओके, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d 3 प्लस का k, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d को हम क्या रख देंगे C नॉट, तो C इक्विवेलेंट जो बनेगा ना बच्चों 4, अच्छा एक k भी तो था ऊपर यार, क्या हो रहा है बार बार, एक ऊपर k भी है ना, इसको जो मल्टीप्लीकेशन में भी तो k आएगा एक। ठीक है, यहाँ पे k भी होगा, तो 4k C नॉट डिवाइडेड बाई 3 प्लस का k, ये आ रहा होगा बच्चों आंसर ना, 4k C नॉट डिवाइडेड बाई 3 प्लस का k। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों इस तरीके से। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, इस प्लेट की जो प्लेसिंग है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप इधर थोड़ा बहुत पैरेलल शिफ्ट कराओ, इधर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। टू मेटालिक प्लेट फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d। दो मेटालिक प्लेट है बच्चों, दोनों के दोनों क्या कर रही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है। अ मेटल शीट ऑफ द थिकनेस d/2 एंड द area equal to area of each plate is introduced between the plate, what will be the ratio of the new capacitance of the to the original capacitance। ठीक है, ओके बच्चों, ओरिजिनल कैपेसिटेंस था ना, मान लो वो C1 के बराबर था, तो वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d के बराबर आ जाएगा, है ना। जब आपने मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी ना बच्चों, तो पता है मेटल प्लेट क्या करती है, मेटल प्लेट का जो k होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से इनफाइनाइट कैपेसिटेंस ऑफर करेगी ये वाली ना। तो एक तरीके से ये मानो कि ये भी एक मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा। देखो अगर मान लो इस पर कोई चार्ज क्यू माना जाए यहाँ पे ना, इस वाली प्लेट पे हम कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं, हम दो प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं, उन पर चार्ज मानते हैं। कैपेसिटेंस का फंडा क्या होता है बच्चों ना, C, तो Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, V पॉजिटिव माइनस का V नेगेटिव, यही होता है ना फॉर्मूला। तो जब तुम यहाँ पे Q चार्ज मानोगे, तो यहाँ पे भी Q चार्ज मानोगे इस वाली प्लेट पे, है ना बच्चों। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस वाले रीजन में होगा, तो मतलब ये वाला एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा होगा, इसके अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं होगा, तो ये एनर्जी भी स्टोर नहीं कर रहा होगा। तो एक तरीके से ऐसे मानो कि जो d/2 जो गैप है ना, बस उसका कैपेसिटेंस लिखना है, इस वाले का कैपेसिटेंस तो हमारे किसी काम का रहेगा नहीं। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो सर इसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट जो होगा, एक तो C इन्फिनिटी हो गया, दैट इनटू C डिवाइडेड बाई C इन्फिनिटी प्लस का C, तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस तुम्हें पता है C इन्फिनिटी प्लस का C इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, C इन्फिनिटी से C इन्फिनिटी कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा ना, वो ओनली C के बराबर आएगा, इस एयर वाले गैप के बराबर आएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/2 के बराबर आ जाएगा बच्चों ना, 2 टाइम्स C1 के बराबर। तो द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो जो न्यू है ना C2 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, इन दोनों का रेशियो बच्चों 2 के बराबर आ रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 2:1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। दो कैपेसिटर बच्चों ऐसे कनेक्ट कर दिए। इनिशियली कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू द पोटेंशियल V वोल्ट बाय अ बैटरी। C1 को आपने V वोल्ट तक कनेक्ट कर लिया। द बैटरी इज then removed and the charged capacitor C1 is now connected to uncharged capacitor C2 by closing the switch. The amount of charge on the capacitor C2 after equilibrium is,
देखो इस पे जो चार्ज था ना वो सीबी के बराबर था, यहाँ पे माइनस का सीबी के बराबर था, ठीक है। जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो इस पे कुछ क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा। अभी क्यू कहाँ से आया होगा बच्चों, क्यू यहाँ से गया होगा ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गया होगा, यहाँ प्लस का क्यू आ जाएगा। तो मैं पता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, बस यही करना होता है बच्चों। एक ही वेरिएबल मानना, क्यू चार्ज फ्लो करा देना पूरे सर्किट में। मल्टीपल कैपेसिटर भी हो ना तो क्यू मान लेना कि क्यू इससे निकल के गया, उस पर क्यू बढ़ेगा तो उधर से निकल के जाएगा, फिर उस पर बढ़ेगा उधर से निकल के जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो सीबी माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई, एक्चुअली C1 भी होगा बच्चों ना, ये ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई C1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई C2। ये पोटेंशियल ड्रॉप बराबर कर दोगे ना इन दोनों के अक्रॉस, दो ही है चीजें सर्किट में लगी हुई है, दोनों का ड्रॉप बराबर कर दो, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना, C1 C2V माइनस का क्यू C2 इज इक्वल टू क्यू C1, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, C1 C2V डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2, ये आ जाएगी क्या? ओके, तो ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। A parallel plate capacitor with the plate area A and the plate separation 2 meter has a capacitance of 4 microfarad। ठीक है भाई, 2 मीटर गैप था, ए एरिया था, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आ गया। द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इफ हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज शोन। ये बच्चों देखो तुम देख रहे हो, पिछले वाले वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे और इसमें भी बच्चों इसी तरीके के आए हैं। ये dy2 हो गया, आधे को फिल कर दिया आपने ना। सो बच्चों पहला जो कैपेसिटेंस होगा ना C1 जो बिना डाइलेक्ट्रिक के होगा वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर होगा, है ना, ये होगा। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया ना बच्चों, तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, इसको C2 बोल देना, इसको C3 बोल देना, और ये दोनों के दोनों बच्चों सीरीज में लग जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों C2 और ये हो गया बच्चों C3। C2 जो होगा ना बच्चों वो होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई dy2 के बराबर, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर, ये हो जाएगा C2। C3 जो होगा ना बच्चों वो होगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई dy2 के बराबर, तो 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आ जाएगा बच्चों हमारे पास, है ना। ये C1 C2 एंड C3 दोनों आ गए हमारे पास। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट, अच्छा इसको लिख देना, K की वैल्यू उन्होंने 3 के बराबर दे रखी है, तो 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आ जाएगा। अच्छा इसको मैं एक काम करता हूं बच्चों, इसको मैं C नॉट लिख देता हूं, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 2C नॉट के बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों 6C नॉट के बराबर, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा ना 2C नॉट इंटू 6C नॉट डिवाइडेड बाई 2C नॉट प्लस का 6C नॉट, तो नीचे 8C नॉट बन रहा होगा, तो ऊपर बनेगा बच्चों 3C नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी, C नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी 4 माइक्रोफैराड दे रखी है इन्होंने, तो 3/2 इंटू 4, ये बच्चों 6 माइक्रोफैराड के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन, लो 6 माइक्रोफैराड के बराबर हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, यही हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन तो भाई बढ़िया था, ठीक है, मतलब ना ऐसे बार बार रिवीजन हो रहा है अपन अच्छे से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Two parallel plate capacitor of the capacitance C and 3C are connected in parallel combination। ठीक है भाई, C और 3C कनेक्ट कर दिए, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। The battery is then disconnected and the space between the plate of the capacitor of the C is completely filled with the material of the dielectric constant 9। The final potential difference across the combination of the capacitor will be। देखो बच्चों ये वाला एक कैपेसिटर था C वाला, है ना, और ये कैपेसिटर है बच्चों यहाँ पे 3C वाला, दोनों को बच्चों आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, कितने वोल्ट की बैटरी से बच्चों, 18 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो इस पर आ जाएगा 18 VC के बराबर चार्ज, मुझे लग रहा है V वोल्ट के लिए यूज किया, लेकिन फिर कोई बात नहीं, माइनस का 18 VC के बराबर और 54 VC के बराबर और माइनस का 54 VC के बराबर, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि इन्होंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों, अब आपने इसकी कैपेसिटेंस बदल दी, कौन से वाले की, इस वाले का कैपेसिटेंस आपने 9C कर दिया और इसका 3C के बराबर है। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले तो मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा इसका एक मेथड बताया था कि इसको पॉइंट B मान लेना, पिछले वाले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इसको A मान लेना। तो A और B के बीच में आप दो कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में लगे हुए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 12C के बराबर। इसका चार्ज और इसका चार्ज जोड़ देना तो 54 और ये हो जाएगा बच्चों
72 VC माइनस का 72 VC, ठीक है। तो बस यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, जो V डैश आएगा ना बच्चों, V डैश 72 VC डिवाइडेड बाई 12C के बराबर आ जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब आप दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लेके दोनों कैपेसिटर की लेफ्ट साइड वाली प्लेट का चार्ज इकट्ठा करके यहां पर रख सकते हो क्लिप के ऊपर ना, माना कि अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा कि इस पे जैसे 18 VC के बराबर चार्ज है, माइनस का 18 VC के बराबर चार्ज है, तो आप ये कहोगे कि सर कुछ चार्ज यहां से फ्लो करके गया होगा, 54 VC हो गया, ये माइनस का 54 VC हो गया, तो कुछ चार्ज क्यू यहां से निकल के गया होगा, यहाँ माइनस का क्यू लगा दोगे, यहाँ पे प्लस का क्यू लगा दोगे, दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके भी कर लेना। अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेना, ठीक है। दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आए उससे कर लेना, आंसर इसका 6 के बराबर ही आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, a composite parallel plate capacitor is made up of the two different dielectric materials with a different thickness T1 and T2। तो T1 and T2 थिकनेस अलग अलग दे रखी है, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग दे रखा है। The two different dielectric medium are separated by a foil F। The voltage of the conducting foil is, इसका वोल्टेज पूछ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों 0 वोल्ट मान लेना, यहाँ पे बच्चों 100 वोल्ट मान लेना। वैसे इनको बोलना चाहिए था कि 0 कहाँ पे मान रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं लोग ना, इतना भरोसा रखो इन पे। ये 100 वोल्ट हो गया। तो बच्चों बेसिकली आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे से 2 कैपेसिटर हो जाएंगे ऐसे, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ का 100 वोल्ट है, इस पर चार्ज आएगा Q, यहाँ पे आएगा माइनस का Q, यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस का Q। C2 जो होगा ना बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो कि 4 है, वो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर आएगा। D की वैल्यू बच्चों यहाँ पे एक काम करना, इसको 2D मान लेना, D मतलब 0.5 mm को D मानना, तो यहाँ पे 2D लिखोगे आप 1 mm के लिए, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कुछ D टाइप का बन गया। इसकी वैल्यू C1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये बनेगा। क्या मैं C2 को 2C नॉट लिख सकता हूं और इसको 3C नॉट लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, यहां का पोटेंशियल बच्चों x मान लेना, इस पर जो चार्ज आएगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम आता है, तो आप ये लिखना कि 100 माइनस का जो x होगा दैट इनटू 3C नॉट, ये बच्चों Q के बराबर आएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C के बराबर होता है, और Q की वैल्यू बच्चों इसके बराबर भी तो होगी, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस का 0 दैट इनटू ये 2C नॉट। आप बोलोगे हाँ सर इनको बराबर कर दो बच्चों, तो 300 माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 60 वोल्ट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। लो भाई यही पूछा है इन्होंने, ठीक है, 60 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा। कैपेसिटेंस पता कर लेने थे बस ना, ये फालतू में इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, कैपेसिटेंस पता करना था, काम खत्म कर देना था इसका, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर दे रखा है हमें बच्चों, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद विड्थ 4 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 4 mm इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ द 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन्होंने। तो ये बच्चों प्लेट की डायमेंशन दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड द 8 सेंटीमीटर। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 4 mm इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बच्चों यहाँ पे पहले तो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये जैसे मान लो हो गया आपका, ये हो गया बच्चों आपका जैसे प्लेट हो गया, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ प्लेट की बच्चों 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अंदर जो विड्थ होगी ना बच्चों, वो इन्होंने हमें दी है, वो अंदर वाली जो विड्थ है ना बच्चों वो 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया, 8 ही हो गया। और ये जो है ना बच्चों, ये वाला जो गैप है ये 4 mm के बराबर दे रखा है, 4 mm के बराबर। यहाँ पर जो स्लैब इन्होंने इंसर्ट की है ना, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब ऐसे, ये ना ये है स्लैब बच्चों ना, इस तरीके से इंसर्ट किया है, ये 1 सेंटीमीटर है। अंदर की तरफ विड्थ बच्चों पूरी है 4 सेंटीमीटर के बराबर, और ये जो गैप फिल पूरा कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ना बैटरी कनेक्ट कर रहे हो इस जगह पे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बच्चों एक कैपेसिटर ये बनेगा C1, एक बनेगा ये वाला, और ये दोनों पैरेलल में काम करेंगे। C1 वाला पैरेलल में हो जाएगा C2 के, ठीक है। तो ये C1 हो गए बच्चों, ये C2 हो गए, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है, A एंड B। अब यहाँ पे बच्चों हम कैसे करेंगे बच्चों, C1 वाला जो आएगा ना, C1 वो आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A। एरिया जो होगा बच्चों इस वाले के लिए क्या होगा, 7 × 4,
28 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, डिवाइड बाई डी, डी कितना है बच्चों 4 mm के बराबर, तो 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 0.7 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा बच्चों C1। C2 जो आएगा ना बच्चों, C2 ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 5 दे रखा है, दैट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बच्चों इसका आएगा 1 इंटू अंदर की तरफ 4 है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर, दैट डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3 के बराबर। ये डी जो थिकनेस है ना बच्चों वो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.5 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों वो C1 प्लस का C2 के बराबर आ जाएगा, तो 1.2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 1.2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हाफ सी इक्विवेलेंट जो कि 1.2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना है बच्चों 20 का स्क्वायर, तो ये 400 आ रहा होगा, दैट डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 200 के बराबर, 200 इंटू दिस 1.2, तो 240 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रही होगी बच्चों एनर्जी ना, तो यहाँ पे 240 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। लो जी, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला ना, अच्छा लगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा बच्चों ना, अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये रहा बच्चों। जब ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना वो स्टेडी स्टेट वाले होते हैं, मतलब ना आपको कुछ नहीं दे रखा होता है तो फिर आप स्टेडी स्टेट कंसीडर करके चलते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज तो वही कंसीडर करोगे, वही स्टैटिक चार्ज आएगा, नहीं तो वेरिएबल चार्ज आ रहा होगा। स्टेडी स्टेट में आपको पता है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, इस वाली ब्रांच में अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये रजिस्टर किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा किसी काम का, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं आएगा, है ना। तो जो कैपेसिटर वाली ब्रांच में रजिस्टर लगा रहता है ना वो किसी काम का नहीं रहता, उसको शॉर्ट कर देते। क्यों कर देते, उससे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। ओके, अब करंट फ्लो कर रहा होगा, यहां से ऐसे ऐसे जाएगा करंट, ऐसे निकल के और बच्चों इधर आ जाएगा करंट जो है, ठीक है। तो करंट की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, आई की जो वैल्यू आएगी वो 10 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 जो कि 10 के बराबर ही हो जाएगा, मतलब ना R1 4 के बराबर, ये तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ का ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट ए हो गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं मैं तो VA माइनस का BB, तो क्या मैं इसको इस बैटरी को और इस वाले रजिस्टर को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान के इसको लिख सकता हूं, जैसे पोटेंशियल टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला लगाते हैं 10 माइनस का I इंटू R1, ऐसे लगा सकता हूं। I की वैल्यू 1 के बराबर तो ये 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट के बराबर है। इस रजिस्टर में कोई ड्रॉप आ नहीं रहा है तो मतलब सारा वोल्टेज का ड्रॉप किसके अक्रॉस आ रहा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 6 वोल्ट के बराबर हो गया बच्चों ना। अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड जो आएगा ना बच्चों, चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे, दैट विल बी 6 इंटू 10 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, 60 माइक्रोकूलम के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा सॉल्व। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट इज, जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा ना बच्चों कैपेसिटर के ऊपर फॉलोइंग सर्किट में वो बताना है हमें। ऐसे कैपेसिटर के ज्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं, डाइलेक्ट्रिक के या फिर चार्ज एक्यूमुलेशन वगैरह के, ठीक है। तो द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट, इस वाले सर्किट में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा होगा ना बच्चों, दैट दे आर आस्किंग, इस वाले में बच्चों अगेन ऐसे क्वेश्चंस को किस स्टेट में करते हैं, स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो हम उसको ओपन सर्किट मानते हैं। तो बस मुझे यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेना है, काम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है बच्चों, इस वाले सर्किट को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप बना लो, थोड़ा सा मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे ना मॉडिफिकेशन से। देखो क्या मैं इनको ऐसे कर सकता हूँ, मुझे लगता नहीं किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। इसको यहाँ ना कनेक्ट करके थोड़ा सा इस वाले वायर को यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको खींच के यहाँ पे कर दो, क्योंकि यहाँ कुछ लगा हुआ तो है नहीं। तो बस तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए एक तरीके से। यहाँ पे बच्चा आपने 10 वोल्ट लगा रखा है, एक करंट यहाँ पे जा रहा होगा I1 और एक करंट बच्चे यहाँ पे जा रहा होगा I2। I1 जो होगा ना बच्चों वो 10 डिवाइडेड बाई I1 जो होगा ना बच्चों वो 10 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। I2 जो होगा ना बच्चों वो 10 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर हो जाएगा, है ना, ये वाला, ये 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट अगर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप 6 वोल्ट के बराबर आएगा और यहाँ पे ड्रॉप 4 वोल्ट के बराबर आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम है ना। अब लोग 4 कैसे 6 क्यों नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ का तुम 0 वोल्ट मान लो, तो ड्रॉप आ रहा है 4 वोल्ट का, यहाँ से यहाँ तक ना ड्रॉप 4 वोल्ट का आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप है, तो यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट होगा।
यहाँ पे बच्चों करंट कितना फ्लो कर रहा है 10/3 और इसका ये कितना है बच्चों 2 ओम का, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा, अगर मैं यहाँ का 0 वोल्ट मानूं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं ए बोल दूं इसको मैं बी बोल दूं, तो वी ए जो आ जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास I1 जो कि 10/3 दैट इंटू 2, तो 20/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, और बीवी जो आएगा बच्चों वो तो हमारे पास आ ही चुका है 4 वोल्ट के बराबर, है ना। तो बच्चों वीए माइनस का बीबी जो आ जाएगा ना, वीए माइनस का बीबी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20/3 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 12/4 विच कम्स आउट टू बी सॉरी बाई 3 8/3 वोल्ट के बराबर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का बच्चों हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया 8/3। तो चार्ज जो आएगा ना वो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 8/3 दैट इनटू सी की वैल्यू बच्चों 150 माइक्रो फेराड दे रखी, तो माइक्रो कूलम में आ जाएगा। तो 400 माइक्रो कूलम विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। 400 माइक्रो कूलम, 400 माइक्रो कूलम बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm इज चार्ज अप बाय अ बैटरी, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि जिसका प्लेट सेपरेशन बच्चों 5 mm है, वो आपने एक बैटरी से चार्ज कर लिया। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm while keeping the battery connection intact, okay, the capacitor draws 25% more charge from the battery than before the dielectric constant of the sheet is। देखो बच्चों, जब बैटरी कनेक्टेड रखते हो ना तो चार्ज की वैल्यू जो होती है ना वो C इंटू वी के बराबर होती है। मान लो पहले चार्ज कैपेसिटेंस C नॉट था तो ये आ रहा होगा, अब 25% मोर चार्ज, इसका मतलब हो गया कि Q/4 प्लस का Q, इतना चार्ज आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि कैपेसिटेंस जो है ना 5C0/4 हो गई होगी, तभी तो होगा ये 5Q/4 के बराबर चार्ज। अरे 25% कितना होता है Q/4 के बराबर, उतना एक्स्ट्रा आया है चार्ज, तो मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गई होगी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, बैटरी वही लगी हुई है, तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया होगा 25% बढ़ गया होगा ना, जितना चार्ज बढ़ रहा है उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ा होगा, तो 25% बढ़ने का मतलब है C0/4 बढ़ गया होगा, तो 5C0/4 बच्चों इसका नया वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो अभी इन्होंने जो बोला है हमें कि यहां पे जो है इन्होंने बोला इट इज फाउंड दैट द इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ द थिकनेस 2 mm, तो 2 mm की जब आपने शीट इंट्रोड्यूस कर दी तो कैपेसिटेंस को बढ़ाना है आपको कितना 25%, मतलब C0 5C0/4 कर देना है नया वाला कैपेसिटेंस ना। ओके, ये बच्चों 3 mm के बराबर था, ये 3 mm हो गया, और ये बच्चों 2 mm के बराबर हो गया। ओके, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। while keeping the battery connection intact the capacitor draws 25% more charge from the battery than the dielectric constant of the sheet, तो क्या होगा बच्चों इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। पहले जो कैपेसिटेंस था बच्चों वो एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D के बराबर था, मतलब ना मैं एक काम करो 5 mm को 5D लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 5D लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या रहेगा, इसको मैं 3D लिख पाऊंगा, इसको मैं 2D लिख पाऊंगा, ठीक है। ये पहले वाला कैपेसिटेंस था, नया कैपेसिटेंस जो है ना इसका 5/4 हो जाना चाहिए, यही बोला है ना उन्होंने, अरे 25% बढ़ा दिया, नया वाला कैपेसिटेंस इसका 5/4 हो जाना चाहिए। तो नया वाला कैपेसिटेंस बच्चों C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, तो C1 एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई 3D इंटू C2 K एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई 2D डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2 एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई 3D प्लस का K टाइम्स एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई 2D। देख लो बार बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम टाइप का रिपीट हो रहा है ना। एक एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D जो है ना बच्चों उड़ा देना इधर से, अच्छा 5 से 5 उड़ा देना, एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन उड़ा देना, ये उड़ा देना, D उड़ा दिया, ठीक है, ये उड़ा दिया, 4 बचा है यहाँ पे ना, अभी ध्यान रखना इसका। ये जो एप्सिलॉन A/D है ना, यहाँ से कॉमन लेके इस वाले को भी उड़ा देना, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1/4 बचेगा, इधर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे K/6 बचेगा नीचे तो, और नीचे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2 प्लस का 3K डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 उड़ा देना, इसको उधर ले जाना बच्चों, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस का 3K इज इक्वल टू 4K, तो K की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ रही होगी। अरे वाह, आंसर आ ही गया, ठीक है, 2 के बराबर बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। कैपेसिटर में मजा ही आ गया होगा तुम लोगों को ना। A capacitor of capacitance C and the potential V has an energy E. It is connected to another capacitor of 2C and the potential 2B. The loss of energy is, बता तो दो भैया कि कैसे कनेक्ट कर रहे हो। जब कुछ ना दे रखा हो ना बच्चों तो सिमिलर वालों को, सिमिलर पोलैरिटी वालों को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ ना। और ये बच्चों ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पे ऐसे ना। यहाँ पे बच्चों इसका 4CB था चार्ज माइनस का 4VC, और यहाँ पे बच्चों CB के बराबर था। ये C का हो गया बच्चों, ये 2C का हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहां से कुछ चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये B हो गया और ये A हो गया। तो इसका इन दोनों का C इक्विवेलेंट लिख लेंगे, 3C के बराबर हो जाएगा, पैरेलल में लगे हुए। टोटल चार्ज कितना है बच्चों, 4VC प्लस CV, तो ये हो जाएगा 5VC के बराबर और माइनस का 5VC के बराबर। यहाँ पे ऐसे करके चार्ज हो गए बच्चों इनके ऊपर ना। जो फाइनल एनर्जी होगी ना बच्चों वो होगी 5CV का स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3C, है ना। तो 25CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर 6 के बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। ये फाइनल एनर्जी आ गई। इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों, U इनिशियल, इन दोनों की ऐड करनी पड़ेगी बच्चों ना हमें। तो हाफ CV का स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू 2B का स्क्वायर। ठीक है, तो U इनिशियल जो होगा ना बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास 9/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा बच्चों, डेल्टा U, मतलब लॉस डेल्टा U लॉस्ट, तो पहले ज्यादा रही होगी बाद में कम, तो दिस माइनस का दिस। एक काम करो बच्चों, इसको 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 6 CV स्क्वायर माइनस का 25 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो ये CV स्क्वायर बाई 3 के बराबर आंसर आ जाएगा बच्चों। तो अच्छा, जो ये कैपेसिटर था ना C और V वाला, उसकी एनर्जी E बोली है इन्होंने, तो E क्या बोला इन्होंने, हाफ CV स्क्वायर को E बोला है। तो डेल्टा U जो लॉस होगा, हाफ ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो E बन जाएगा। ये कुछ 2E/3 बन रहा होगा, तो x की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ रही होगी। दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी अच्छा ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे हैं मतलब ना कैपेसिटर के, मुझे तो बड़े पसंद आए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A 60 ohm wire is bent in the form of a square loop। ये क्या कैपेसिटर का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्क्वायर लूप बना दिया बच्चों। 16 ओम का एक रेजिस्टर था, 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड। एक काम करते हैं, बनाते जाते हैं, स्क्वायर लूप बना दिया बच्चों यहाँ पे, है ना। तो हर एक ब्रांच का 4 ओम, इसका भी हो गया 4 ओम, इसका भी हो गया 4 ओम और इसका भी हो गया 4 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड। एक साइड के अक्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर दे रखा है। ठीक है, और क्या है बच्चों उसका 9 वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायगोनल। वन ऑफ इट्स डायगोनल भाई कौन सा वाला बोलते तो मेरे को तो यही वाला अच्छा लग रहा है, डायगोनल। ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कर दो भाई। और 4 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटर है। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी, एनर्जी कितनी स्टोर हो रखी होगी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट में कंसीडर करके करते हैं, और ये कोई पहला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ऐसे मल्टीपल रिपीट हुए हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट में आपको पता है, मैंने बताया था कि कैपेसिटर पर कोई चार्ज, मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, तो इसको भूल जाओ। जो भी करंट है बच्चों कहां से जा रहा होगा, एक तो ऐसे करके जा रहा होगा और एक ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे ना, ऐसे जाके ऐसे लौट के आ रहा होगा, एक यहां से ऐसे जा रहा होगा सीधा का सीधा। इस करंट को मैं I1 बोल देता हूं, अच्छा है ना, और इसको बोल देता हूं बच्चों मैं I2। इसको बिल्कुल भूल ही जाओ। तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, यहां से ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो हटा दो, इसको भूल, अभी डायग्राम से गायब भी कर देना इसको ना, ज्यादा अच्छा रहेगा सर्किट सॉल्व करने के लिए। अब तो मैं अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा बच्चों सर्किट ना, इस तरीके का। ये अगर पॉइंट ए है और अगर ये बी है, ठीक है, तो आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस का जो बी है ना वो कैलकुलेट करना है। मान लो वी के बराबर आया तो एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर होगी ना वो हाफ CV स्क्वायर के बराबर होगी। दैट विल बी योर, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, मतलब तुम्हें वी पता करना है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। अब एक काम करना बच्चों के, कुछ करंट यहां से जा रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा I1। देखो ये जो तीनों रजिस्टर होंगे ना, ये इस वाले रजिस्टर के साथ
पैरेलल में होंगे, तो इनका एक इक्विवेलेंट लिख लेना। 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 4, और ये इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास 16 आएगा नीचे, 3 ओम के बराबर आ जाएगा, और 1 ओम का ये है। तो बैटरी से जो करंट जा रहा होगा ना वो 9 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। इतना करंट बच्चों बैटरी से जा रहा होगा 9/4 के बराबर। तो इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चों, डेल्टा बी अक्रॉस द टर्मिनल, आपको पता है टर्मिनल के अक्रॉस जो आता है वो 9 माइनस का आई जो कि 9/4 है, दैट इनटू 1, तो 27 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 27 डिवाइड बाई 4 वोल्ट के बराबर हमारे पास यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहां से यहां तक का। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम वाले के क्रॉस होगा ये वाला, तो I1 की जो वैल्यू आ जाएगी ना, I1 की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है ना बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, मतलब 27 डिवाइडेड बाई 16 एम्पियर के बराबर, 27/16 एम्पियर के बराबर आ जाएगा बच्चों I1, है ना। I1 अगर हमारे पास आ गया तो हम I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों जो I2 की वैल्यू है I माइनस का I1 के बराबर आ जाएगी, है ना। I माइनस का I1 मतलब दिस माइनस का दिस करना है मेरे को, तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, 36 डिवाइडेड बाई 16, और ये तो ये बनेगा बच्चों 36 में से इसको माइनस करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 16 एम्पियर के बराबर। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास I2। इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है ना यहां से इसमें ऐसे जो जा रहा है इन दोनों में, वो हमारे पास 9/16 के बराबर आ गया। तो बच्चों इस 4 ओम और इस वाले 4 ओम के क्रॉस, क्योंकि अभी दोनों सीरीज में हो गए, तो मुझे तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मुझे इस वाली ब्रांच का करंट पता लग चुका है, टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है 8 ओम के बराबर है। तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बच्चों, वी ए माइनस का बी बी जो होगा वो आई जो कि 9/16 के बराबर है, दैट इनटू आर जो कि 8 के बराबर है, 4 + 4 8 हो जाएगा ना, तो ये बच्चों 9/2 वोल्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो अब जब एनर्जी लिखूंगा ना कैपेसिटर की, तो हाफ सी हो गया बच्चों 4 माइक्रो जूल के बराबर, दैट इनटू वी का स्क्वायर 9/2 इंटू 9/2। ठीक है, 2 ये कट जाएगा, तो U इन कैपेसिटर जो आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो जूल के बराबर आ जाएगा। 81 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो जूल के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों 81 के बराबर होगी, दैट शुड बी आवर आंसर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर व्हेन अ पॉइंट A and B आर जॉइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर। A एंड B को हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट जॉइन कर दिया, बना ही देते भाई सर्किट, तुम ही बना देते, है ना। ओके, तो मैं पता है बच्चों जब कैपेसिटर इस तरीके से लगे रहते हैं तो हमें हमेशा स्टेडी स्टेट के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, स्टेडी स्टेट के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट में बच्चों होगा क्या कि यहां से करंट चलेगा, ऐसे जाएगा, कैपेसिटर तो ओपन सर्किट हो जाता है ना, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे निकल के बच्चों नीचे चला जाएगा। तो क्या ये 6 ओम और ये 3 ओम वाला हमारे दोनों सीरीज में हो गए या नहीं हो गए, ये इसको हटा दो, ब्रांच को इसको हटा दो, तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा ना बच्चों वो 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, और यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा ना वो 3 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो इस वाले के अक्रॉस 3 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट होगा। तो इस 6 माइक्रोफैराडे वाले में कितना, यहाँ पे 6 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो चार्ज इन 6 वाले में कितना आ जाएगा बच्चों, ड्रॉप दैट इनटू दिस 36 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बच्चों 36 माइक्रो कूलम आ रहा होगा। इजी था, मतलब कुछ ज्यादा था नहीं क्वेश्चन के अंदर ना। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे क्या कंसीडर करना है हमें, तो क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व होंगे। कैसे लगे बच्चों ये क्वेश्चंस?